Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination बैच 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के इस चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। आज के इस सेशन में we'll be covering one more topic of your English language part, and that is gonna be idiom and phrases. Right, so before starting the session, I just wanna say, my dear students, please फटाफट मुझे comment section में बता दीजिए, are you all excited, interested, enthusiastic, vigorous, zestful, soulful or not? So we'll be covering a great session today और बहुत सारे idioms हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, चलो। Good afternoon. Good afternoon, everyone. I have replied, dear ex-boss. I have replied. If you check, I have replied. Okay? मेल में मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है. If you check for. चलो ग्रेट। तो आज हम लोग विल बी कवरिंग 30 idioms and phrases, और आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत चीजें पहले बता दूं। इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। सी, जब हम लोग इडियम फ्रेजेस को करते हैं, जब भी हम लोग इडियम फ्रेजेस करेंगे, तो सबसे पहले तो समझना है आप लोगों को कि इडियम फ्रेजेस होते क्या। इडियम एंड फ्रेजेस आर ऑल्सो नोन एज मुहावरे और कहावतें। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना जरूरी है। कोई ना कोई कभी ना कभी इंसिडेंट हुआ और उसको किसी ना किसी बुक में लिख दिया गया, और वो हमारे लिए एक मॉरल वैल्यू या एक मॉरल स्टोरी या एक मॉरल लेसन टाइप का बन गया, राइट। तो ऐसे ही कभी भी कुछ ऐसा होता है जो कि डिफरेंट हो, थोड़ा सा अलग हो, और कुछ पहली बार हुआ हो, राइट, तो वो हम लोग एज एन एग्जाम्पल सेट कर देते, ओके, और हम फिर बोलते हैं कि ये मुहावरा हो गया, है ना। जैसे सपोज मैंने एक अच्छा सा ड्रेस पहना और आप लोगों ने बोला यू मैम आप कितनी गंदी लग रही हैं, राइट, तो मैंने कहा बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, राइट। तो यानी कि आई जस्ट वांट से दैट कि जो बंदर और बंदरिया होते हैं उनको सिर्फ जो है ना, जो नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं वही पसंद आते हैं। दे वुड नेवर एवर लाइक जिंजर टेस्ट, राइट। सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दैट कि भाई ये मेरा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट जो भी होगा होगा, बट तुम्हें ये टेस्ट समझ में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज डिफरेंट, राइट। सो ऐसे ही अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल सेट कर दिए गए, कोई ना कोई वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से, राइट। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, जो आप लोग इडियम हिंदी में पढ़ते हो उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो उसका हिंदी ही हो जाएगा, है ना। अब वो क्या होता है, सुनना। सपोज If I have to say, let me check कि आप लोग को वो पता है कि नहीं पता, उसका मतलब पता है कि नहीं पता। अगर मैंने बोल दिया अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, so I am saying that बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो CUET की पढ़ाई शुरू करते हैं and they take CUET as वन ऑफ द एग्जामिनेशन कि अरे बाद में देखा जाएगा, विल सी अगेन, और फिर 99 और 100% डाले नहीं आते तो बड़े मासूम से या मायूस से हो जाते हैं, कहते हैं मैम मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैम कहती है बेटा अगर पहले पढ़ लिया होता तो अभी तुमको रोना ना पड़ता, राइट। तो यू आर शोइंग अ काइंड ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स, आपको पछतावा हो रहा है और आपको लग रहा है आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड डू दिस अर्लियर, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, और अगर आपको पढ़ना ही था तो आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, है ना, हिंदी में जब आप बोल रहे हो तो इट इज बर्ड, चिड़िया, है ना, खेत, फील्ड, ऐसा है। लेकिन जब इसको आप इंग्लिश में ट्राई करोगे या इंग्लिश में चेंज करोगे ना, तो इंग्लिश में यही मुहावरा बनता है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है एक फट गया, जो मतलब एक दूध उबालने के लिए जब आप रखते हो और वो जब उबल जाता है, बह जाता है, तो उस पर सब लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्टेड मोर्निंग ऑन दैट, है ना, लिमेंटिंग ऑन दैट, छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देते हैं, उस पे करते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, यहाँ पर चिड़िया खेत चुग रही है, लेकिन इंग्लिश में जब आप आते हो तो इंग्लिश में क्या हो रहा होता है, हिंदी हो गया होता है, उसका पूरे के पूरे कन्वर्जन हो गया होता है, और वो बता रहा होता है आपको कि क्राई और स्पिल्ड मिल्क, यानी कि आप दूध के बहने के बारे में बात कर रहे हो। सो क्या आपको हिंदी और इंग्लिश का कोई भी रिलेशन, कोई भी लिंक लग रहा है यहाँ पे? नहीं, there's no link of idioms and phrases कि आप हिंदी का इंग्लिश कर दो या इंग्लिश का हिंदी कर दो, that totally different. That's why it is said that कि जो मुहावरे और कहावतें होते हैं वो अपनी literal meaning से बहुत different होते हैं,
कौन सी मीनिंग से डिफरेंट होते हैं? लिटरल मीनिंग से। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि चिड़िया चुगने जा रही है ना, या फिर आपसे बोल दिया जाए कोई जूते खा रहा है, राइट, सो वहां पर बिल्कुल भी सेंस आपका शूज से या ईटिंग से नहीं आएगा, या फिर आपका सेंस जो है वो चिड़िया से या खेत से नहीं आएगा। तो आपने इडियम फ्रेजेस में जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको एक छोटी सी चीज करनी होती है, और वो प्यारी सी चीज है आपका एलिमिनेशन, है ना। बट प्लीज आप ऐसे मत करना, जय माता दी, लेट्स रॉक, है ना, ये वाला एलिमिनेशन आपका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थॉटफुल एलिमिनेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपसे जो आपका इडियम है वो डिमांड क्या कर रहा है। सो टुडे वी गोना लर्न सो मेनी इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑन आवर टिप्स, फिंगर टिप्स, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसको आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो और कैसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। सो यू विल गेट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज हियर, जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिकी वे सीखोगे लर्न करने का इडियम एंड फ्रेजेस को। और एक चीज याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम इडियम समझ रहे होते हैं ना, तो हमें उसके पीछे की बैक स्टोरी भी पता होनी चाहिए। बैक स्टोरी, आ जाओ, बैक स्टोरी। किसी ने एक्लेस हील वर्ड सुना है? किसी ने एक्लेस हील वर्ड सुना है? एक्लेस हील, एक्लेस हील वर्ड्स किसी ने सुना है? और अगर सुना है तो उसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्लेस हील, कितने लोगों ने सुना है एक्लेस हील? अच्छा सब छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये टफ हो गया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किसने किसने सुना हुआ है? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड? आपको क्या समझ में आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से? बिटर इन टेस्ट, नो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड? अब ये भी एक मुहावरा है ना, जिसे हिंदी में बोलते हो आप झगड़े की जड़। अब देखो यहाँ पर जड़ आ रहा है और यहाँ पर एप्पल आ रहा है, तो यहाँ पर रूट ऑफ डिस्कॉर्ड नहीं लिखा हुआ था, है ना, झगड़े की जड़ लिखा था हिंदी में। अब सुनो, इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, ठीक है। देयर इज अ स्टोरी ऑफ पर्शिया। पर्शिया के एक किंग थे और उनकी एक बेटी थी, प्रिंसेस, ठीक है। उसकी शादी करवानी थी, तो उसका स्वयंवर करवाया गया, और उसका जब स्वयंवर करवाया गया तो बहुत दूर दूर से जो प्रिंस थे वो आए और आकर के इकट्ठा हुए। तो राजा को लगा कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊं तो किससे करवाऊं, तो राजा ने क्या किया, राजा ने एक सोने का एप्पल उछलवा दिया, और उछलवाने के बाद बोला जो सबसे पहले इस उछले हुए एप्पल को, ये थ्रोन एप्पल को सबसे पहले पकड़ेगा, राइट, वही मेरे प्रिंसेस का प्रिंस बनेगा। ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, राइट। अब क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी लोग थे, जितने भी प्रिंस थे, वो सभी उसी सोने वाले एप्पल के ऊपर लपके। अब एक पकड़ता तो दूसरा छीनता, दूसरा पकड़ता तीसरा छीनता, तीसरा पकड़ता चौथा छीनता, चौथा पकड़ता पांचवा छीनता। सो इस तरीके से सबके बीच में क्या हुआ, छीना झपटी चल रही थी। और वो जो एप्पल था, सोने का एप्पल, थ्रोन एप्पल, राइट, वो क्या बन गया, वो बन गया झगड़े की जड़, राइट। तो झगड़ा हुआ किसकी वजह से हुआ, एप्पल की वजह से हुआ, और वो एप्पल क्या क्रिएट कर दिया, झगड़ा क्रिएट कर दिया। सो यहां से आपका स्टार्ट हुआ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का फॉर्मेशन। ऐसे ही हर एक इडियम के पीछे, हर एक मुहावरे के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और वो मुहावरा किसी ना किसी पर्पस के साथ उतरा होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्लेस हील, एक्लेस हील का मतलब होता है अ वीक पॉइंट, किसी का बहुत ही कमजोर पहलू। बोलते हैं ना इसकी मम्मी इसकी वीकनेस है, या इसका झूठ बोलना इसकी वीकनेस है, तो उसकी वीकनेस पे वार करो, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो एक्लेस हील वर्ड कहां से पड़ा, एक्चुअली एक फीमेल थी, थोड़ी सी पुअर थी, रूरल थी, तो उसको बोला जाता है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका है, राइट, और इसका कुछ नहीं हो सकता, यू विल नेवर बी एबल टू मेक हर ओके। तो वो बोलती है बाबा जी से कि प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, तो बाबा जी उसको बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, और अगर मैंने इसको ठीक भी कर दिया तो भी ये जिंदगी भर अपंग रहेगा।
तो कहते हैं कुछ तो इलाज होगा, इसको जिंदा कर दीजिए पहले। तो पहले तो जिंदा कर देते हैं वो, फिर उसका इलाज करवाते हैं। तो अब इलाज में क्या होता है कि वो जिंदगी भर अपाहिज रहने वाला होता है। तो वो कहते हैं कुछ तो उपाय होगा, कुछ भी करिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो कहते हैं वहां बहुत दूर एक कोई जगह है जहां पर एक रिवर है, और उस रिवर में अगर आपने अपने बच्चे को डुबो दिया तो आपका बच्चा का बॉडी सही हो जाएगा। तो वो जो मदर होती है वो लेकर के जाती है उस बच्चे को उस रिवर के पास, है ना। तो अब छोटा होता है बच्चा, अगर वो उसको उसमें पूरा डुबो देगी तो बच्चा तो डूब के मर जाएगा। सो उसकी मदर दिमाग चलाती है। वो क्या करती है, वो उसको कैसे डुबोती है कि उसकी पूरी बॉडी स्ट्रांग बन जाए। वो उसको उसके पैर से पकड़ती है, उसके हील से, और ऐसे करके पानी में डिप कर देती है। और जैसे ही वो उसको पानी में डिप करती है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी तो स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन उसका जो हील होता है वो स्ट्रांग नहीं रह पाता, वो वीक ही रहता है। तो इस तरीके से उसकी पूरी बॉडी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी एक पार्ट जो सबसे कमजोर रह जाती है, वो कौन सी रह जाती है, वो उसकी एड़ी होती है। सो एक्लेस नाम का जो वो बच्चा होता है, और उसको कभी भी किसी को परेशान करना होता है या कोई भी चाहता है कि वो एक्ले को हर्ट करे, तो वो क्या करता है, वो उसके हील पर ही ऐसे करके निशाना मारता है। तो जहां उसके पैर पर कोई निशाना मारता है वो कमजोर पड़ जाता है। समझ में आया ना। सो एक्लेस हील से बन गया आपका एक ऐसा पॉइंट जो कि आपका वीक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो आई होप आप लोग को दोनों के दोनों वर्ड समझ में आ रहे होंगे। सो हियर वी विल बी कमिंग अप विद सो मेनी स्टोरीज, जिसमें आप लोग को इडियम फ्रेजेस के पीछे बहुत सारी कहानियां पता चलेंगी, और साथ ही साथ में मैं आप लोग को कुछ अदर वर्ड्स भी बताऊंगी कि आप उनका एलिमिनेशन कैसे करो। तो एक बार जल्दी से बता दो मुझे, रेडी हो सब लोग? रेडी हो? तो रेडी होने से पहले आप लोगों को अपनी कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा। तो अपनी कंजूसी खत्म करें। अगर आपको स्टोरियां दोनों पसंद आई हो तो सेशन को फटाफट एक बार लाइक करें, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो, और सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो देयर विल बी अ ग्रेट एंड अ ड्रास्टिक सेशन व्हिच वी विल बी अप विद। एक बच्चा कह रहा है एंड में एप्पल मैम लेंगे, तो क्या मैम प्रिंसेस से शादी करेंगे? मैम प्रिंस से शादी करेंगी, प्रिंस से, प्रिंस चार्मिंग, ठीक है। वो मेरा प्रिंस चार्मिंग आप लोग मेरे लिए ढूंढोगे, ठीक है। चलो ग्रेट। सो आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। पहले आप ट्राई करो कि आप उसके आंसर दो, ऑल्दो आई हैव जस्ट पेस्टेड सम ऑफ द पिक्चर्स ओवर हियर आल्सो, तो आप उससे अंदाजे लगाने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट विल बी द आंसर। ओके चलो। सो हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, दिस वन, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। नहीं, पहले आप लोग बता दो फिर मैं करूंगी एक्सप्लेन। आपके लिए पिक्चर भी लगा दिया मैंने। कह रहा है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी अ डिलिजेंट वर्कर। डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, है ना। और लेबोरियस वर्ड आपके एग्जाम में आया था सीयूईटी के। और फिर कह रहा है टू बी मैथोडिकल इन वर्क, मतलब बहुत ही सोच समझ करके आप टास्क को करते हो। टू स्ट्रेन एवरी नर्व इन हिंदी नोन एज एड़ी चोटी का जोर लगाना। आपने अपना एक एक नस दुखा दिया उस काम को करने के लिए। आपने अपना एक सिंगल ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। आपसे जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी आपने वो हर एफर्ट करने की कोशिश करी है। So when you say that to strain every nerve, that means अपनी बॉडी की हर एक एक नस को दुखा रहे हो उस काम करने के लिए, यानी कि आपसे जो बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेसिफाइड करना, या थोड़ा सा जोर डालना, फोर्स करना, प्रेशर डालना, ठीक है। और किस पे प्रेशर डाल रहे हो? नसों पे। तो अगर अपनी एक एक नस को आप दुखा रहे हो, अपनी एक एक नस को अगर तकलीफ पहुंचा रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के एफर्ट्स कर रहे हो, है ना। सो आप मुझे बताना कि जब आप सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करने की ठाने हो तो आप उसके लिए अपनी हर एक नस को स्ट्रेन करने वाले हो या नहीं, राइट। सो वी कैन से दैट टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, और अटमोस्ट का मतलब भी यही होता है एक्सट्रीम एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके अभी किसी पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग डिलिजेंट वर्कर नहीं लेंगे, राइट। अगर हम ये बोलते ही इज अ मैन ऑफ नर्व, तो फिर हम ले सकते थे दैट ही इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मैन ऑफ नर्व,
मतलब जिसको अपनी नसों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो बहुत एंडेवर करता है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को +1 मार्क्स दे लीजिए। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन आई टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसको देखो जरा GIF को, इसका घोड़ा मर गया है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो उसको जोर जोर से मार रहा है, उसको हका रहा है, कह रहा है उठ चल काम कर। ऐसे लोग कितने क्रूअल होते हैं ना। तो अगर कोई ऐसे बार बार एक मरी हुई चीज के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल करके उसे काम करवाने की कोशिश करेगा तो आप बोलोगे भाई उसको डेड घोषित किया जा चुका है। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली वेस्टिंग हिज एफर्ट्स, राइट। सो टू whip a dead horse, as I told you, literal meaning कभी नहीं होता, तो हॉर्स यहाँ पे भी, हॉर्स यहाँ पे भी है, तो ये तो एलिमिनेट ही कर दो। अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो पॉसिबल ही नहीं है। वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपनी मेहनत को बर्बाद करना। या फिर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। कमजोर नहीं दिखा रहे हो यहाँ पर, इंसान को डेड ही दिखा रहे हो, तो एडवांटेज तो लेते हुए नहीं दिखाओगे। बचे 2 ऑप्शंस, बी और सी, बताओ क्या होगा। अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या फिर वेस्ट वन एफर्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये बार बार अगर ये घोड़े को पीटता भी रहे, मारता भी रहे, लाख कोशिश कर ले, बट ही विल नेवर एवर बी एबल टू गेट दी सक्सेस। वाई सो, क्योंकि ये घोड़ा कभी भी उठने नहीं वाला है, राइट। सो यहां पे आप क्या लिखोगे, ही इज वेस्टिंग हिज एफर्ट, वेस्ट हिज या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज यूजलेस। ओके, so C is the correct answer for this. Please give yourself +1 marks if it is clear to you. Next आते हैं, आओ देखो, can I to show a clean pair of heels। क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब कहां से आया या इसकी स्टोरी क्या बनी, इसका कनेक्शन कहां से आया, वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक ऐसा इंसान जो जुर्म करे और जुर्म का एक सुराग भी ना छोड़े, है ना। वो दिखाता है देखो मेरे जूते, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मेरे कोई निशान बने हुए हैं और ना मैंने कोई खून किया, ना मैंने मर्डर किया, ना कुछ किया, राइट। सो व्हेन समवन शो यू द क्लीन हील्स, तो वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, राइट, या आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। तो वो या तो बच निकलने की कोशिश कर रहा है या तो वो भागने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो एक ऐसा इंसान जो कोई सुराग ना छोड़े, वो किसी जुर्म से क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, भागने की या फिर बच निकलने की। और बच निकलने के लिए वर्ड क्या होता है हमारे पास, बताइए। बताओ, हाँ, तो छुपा रहा है नहीं, ही इज नॉट हाइडिंग, है ना। हाइडिंग अगर हाइड कर रहा होता तो सामने किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहा होता, ये शो कर रहा है ना। तो शो कर रहा है क्लीन प्योर, यानी कि क्लीन चिट दे रहा है कि भाई देखो आई एम आउट ऑफ दिस, प्लीज मुझे इन्वॉल्व मत करो, राइट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू एस्केप, मतलब बच निकलना सेफली, वो भी, या भाग जाना, रन अवे भी इसका आंसर होता है। अच्छा एक बात बताओ, शादी वादी का प्लान किया आप लोगों ने, मुझे बता देना, ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड से मैट्रिमोनियल साइट चलवाई हुई है, तो आप लोग के मैं सारे के सारे जो बायोडेटाज हैं वहां पे फीड करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा खैर छोड़ो, अगर आप लोग का मन हो रन अवे मैरिज करने का, भाग कर शादी करने का, ऐसा करना मत, बता देना मुझे, मैं मम्मी पापा को राजी करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर भागकर कोई शादी करता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ समवन इज डूइंग भागकर शादी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इट्स सो बोरिंग, है ना। एक टीचर को कभी टीचर से शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत, मतलब आप कभी, पता है आपको मैं एक एडवाइस दे रही हूँ, जिस प्रोफेशन में आप हो ना, कभी उस प्रोफेशन में शादी मत करना।
वरना दोनों सुबह सुबह उठेंगे और यही डिस्कशन हो रहा होगा चाय कौन बनाएगा, और चाय बनाने पर लड़ाई हो जाएगी, राइट? सो इट्स बेटर नॉट टू मैरी इन अ सेम प्रोफेशन. वेरी गुड. देखो अंजलि ने यहाँ पे आंसर कर दिया है, उफाफा ने आंसर कर दिया है यहाँ पर. सो दैट्स टू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से आंसर किया है, और दोनों ने ही आंसर बहुत ही परफेक्ट किया है. एलोप, तो भागकर शादी करना इज नोन एज एलोप, है ना? तो मम्मी से बोल देना, मम्मी मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना? लेकिन उससे पहले, प्लानर से पहले मैं CUET क्रैक कर लूं, एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है, या करूंगी. आओ आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इनको देख रहे हो पिक्चर में, पहचानो. जय जवान जय किसान, ये कौन है? इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ताशकंद फाइल्स. देखिए आप लोगों ने? एलिप नहीं, एलोप. वेरी गुड. तो अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है ना, तो आप लोग देखना. मतलब इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही मिस्टीरियस थी बेटा, बहुत ही ज्यादा, और इसी वजह से इनके ऊपर मूवी बनी. मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनको जहर दे दिया गया था. तो ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज वर्किंग, जब इनकी डेथ हुई, जब इनका देहांत हुआ, जब इनका डेथ हुआ, तो ये काम पर थे, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे थे. तो जब आप अपने प्रोफेशन में हो और अपने रिटायरमेंट के पहले आप भगवान जी को पधार जाओ, क्या बोलते हैं तो भगवान जी का आपसे मिलन हो जाए, राइट? सो तब आप कहोगे यू डाई इन हार्नेस, यानी कि आपने एक रिस्पेक्टफुल मौत हासिल करी है, और यू डाइड एक्चुअली द टाइम ऑफ योर ड्यूटी ओनली, जैसे शहीद होते हैं, मार्टियर्स, ठीक है? वो भी कहाँ मरते हैं? अपनी नौकरी के दौरान. So someone who die at the time of his service is known as to die in harness. ठीक है? कोई इंसान अगर अपनी ड्यूटी के साथ साथ मरता है, सर्विस के टाइम पर मरता है, उसे आप क्या बोलते हो? डाई इन हार्नेस. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है? हाँ, एंड ही कॉल्ड हिज फैमिली लास्ट टाइम. बहुत ही, मतलब आप ऐसे देखोगे तो आपको बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी लगेगी स्टार्टिंग में मूवी, बट बहुत अच्छी है. एंड आई बिलीव कि आप लोग को इस तरह की चीजें, मतलब डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए. किसी के ऊपर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बने ना, तो जरूर देखा करो. या तो वो बहुत मोटिवेशनल होती है, या तो काफी ज्यादा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जरूरी होती है आप लोग के लिए देखना, इंफॉर्मेटिव होती है वो. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अपने आप को मार्क्स देते रहना, +1. ओके, नेक्स्ट देखो. टू फेदर वंस नेस्ट, किसी के नेस्ट में जाकर के, ये पता नहीं अब कुछ करता, कोई करता है, अब कोयल करती है या कौवा करता है, कौन किसके नेस्ट में जाकर के अंडा दे आता है, आई डोंट नो, ठीक है, और उसके अंडे फेंक देता है. तो अगर आप जा करके किसी दूसरे के नेस्ट में फेदर लगा करके आ रहे हो, है ना, यानी कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर धावा बोल रहे हो, और आपने दूसरे के घर को अपना बना लिया ना, तो आप चालाकी कर रहे हो. यू आर डूइंग क्लेवरनेस, है ना, यू आर चीटिंग बिकॉज यू आर अ चीटर, है ना. लेकिन चीटर इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज चीट. तो बताओ क्या होगा? या व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रॉफिटिंग इन अ डिसऑनेस्ट वे. आप कमा तो रहे हैं, लेकिन आप धोखेबाजी से कमा रहे हैं. तो आपने अगर किसी और के नेस्ट में अपने अंडे रख दिए, पहले बताना अंडे वंडे हैं क्या आप लोगों के पास? ठीक है. तो अगर आप लोगों ने अपने अंडे किसी दूसरे के नेस्ट में रख दिए, यानी कि आपने दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि एक चोरी चकारी वाले सिचुएशन में आता है, या आपने कुछ क्राइम किया, गलत किया, राइट. सो यू कैन से दैट बर्ड्स फेदर देयर नेस्ट टू मेक देम कोजी, व्हेन ह्यूमंस फेदर देयर नेस्ट दे फिल देम विद मनी. तो ये जब अपना घर बनाते हैं तो उसमें पैसा भरते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये अपने घर में फेदर्स लगाते हैं. तो अगर आपका ये सही है, अपने आपको +1 मार्क्स दे लिएगा. नेक्स्ट पे आते हैं. कह रहे हैं टू डॉक्टर वंस, या टू डॉक्टर दी अकाउंट्स, ठीक है.
तो जब आप जैसे सपोज ये अकाउंट है, अभी मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको याद होगा सुशांत मर्डर केस और सुशांत मिस्ट्री, आई डोंट नो whether it was murder or suicide, it was still not if in front, okay? तो इसके बारे में बोला जा रहा था सुशांत के केस के बारे में कि इसके काफी सारे जो अकाउंट्स थे ना उसमें काफी घोटाला देखा गया था, स्कैम देखा गया था। ऐसा लग रहा था कोई और इसके अकाउंट को डॉक्टर कर रहा था, है ना। तो उसमें थोड़ा सा इस तरह का स्कैम देखने के लिए मिला था। तो उसके अकाउंट्स के साथ अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो वो उसके अकाउंट को क्या करेगा, डॉक्टर करेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टू मेक चेंजेस इन अकाउंट्स बुक टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल। अब मैंने आपको बताया था ना लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं होता डॉक्टर डॉक्टर। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल्स या फिर स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स। इसका और इसका तो नो रिलेशन है, बचा आपके पास ए और सी। तो बताओ अगर डॉक्टर किया जा रहा है किसी के अकाउंट को, ठीक है, बहुत टाइम से निगाह रखी जा रही है किसी के अकाउंट पे, तो वो इसलिए रखी जा रही है कि वो वेरीफाई किया जा सके अकाउंट, या फिर इस वजह से निगाह रखी जा रही है क्योंकि उसको घोटाला करना है, मैनिपुलेशन करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बेटा, लेकिन ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट पर निगाह रख रहे हो मतलब आपकी निगाहें गलत है, आप उसमें कुछ घोटाला करने का सोच रहे हो। सो यू आर ट्राइंग टू डू मेक चेंजेस इन द अकाउंट बुक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो यू आर ट्राइंग टू डू मैनिपुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? सही हो तो अपने आप को +1 मार्क्स दे लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है she could never measure up to her parents expectation। हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमारे से इतनी ज्यादा होती है ना कि हम कभी उसको मेजर अप नहीं कर पाते। अब जैसे आप ये वाली पिक्चर ही देख लो, है ना। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे अगर क्लास में जाएंगे तो बोलेंगे मैम मुझे आते हैं आंसर, लेकिन एक्चुअली में वो क्लास में क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। तो मेजर अप का क्या मतलब है, मेजर अप नहीं कर पाई मतलब मीट नहीं कर पाई। सो ऑप्शंस आपके पास रीच द लेवल, वर्क इज हार्ड, एसेस द अमाउंट, या फिर इंक्रीज द हाइट। अब मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि हाइट इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा। वेरी गुड, तो रीच नहीं कर पाया आप उस लेवल को, मीट नहीं कर पाया आप उस लेवल को, डजंट मीट अप द लेवल। ठीक है, I hope this is also quite clear to everybody. Now let's move ahead and look for another part. Question number 8. Can I the little girl with flawless performance stole the show? My God, इसने सबका दिल चुरा लिया। कितने अच्छे से डांस कर रही है, देखो। अब लोग इसको क्या करेंगे, अगर आप किसी का दिल चुरा लेते हो तो वो आपको क्या करता है, आपको अपलॉड करता है। वाह कितनी ऑसम है यार, है ना। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। और बोला आप लोगों ने सुना होगा ना, एक छोटा सा बच्चे के ऊपर एक वो बनाया गया था, एक रील बनाया गया था, उसमें क्या था, सो क्यूट, है ना। इस चेहरे से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा वाला मीम टाइप का कुछ बना था ना एक छोटे से बच्चे के ऊपर। सो ही इज स्टोलिंग द शो, सॉरी ही इज स्टीलिंग द शो या ही स्टोल द शो। दैट मीन्स एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू व्हाट, अपलॉड हर, है ना, सराह रहे हैं लोग उसे। वेरी गुड, सो क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स एवरीबडी फेस। शो से रिलेटेड नहीं होगा, इसको पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लिटरल मीनिंग कभी नहीं होती, इडियम की याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, 9th। कैन आई जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। जॉन्स ने कहा पुलिस से कि पुलिस जी क्या मैं आपकी मदद कर दूं, तो बोले हट हमको सिखाएगा, ऐसे वाला, है ना। सो ही टर्न डाउन मतलब उसने उनको ऐसे शट अप बोल दिया, दैट मीन्स ही इज नॉट रेडी फॉर दिस, है ना। सो इफ समवन इज टर्निंग डाउन योर प्रपोजल तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आपको क्या कर रहा है, भाड़ में जाओ, राइट। सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज जस्ट टर्निंग यू डाउन, जो आपको दुखी कर दे, है ना। सो सेंड बैक, दिस इज फ्रेज, राइट। टर्न डाउन इज फ्रेज, सेंड बैक, ट्विस्टेड अराउंड, twisted around is related to turn around, so we cannot say this. refused या फिर handed over, दे देना। तो अब जॉन का ऑफर जो था उसको पुलिस क्या करेगी, टर्न डाउन करेगी। so this is a negative idiom, so we'll search for a negative idiom also, negative meaning also। हाँ, तो refuse कर देना, reject कर देना, shun कर देना, ignore कर देना,
ठीक है, इससे रिलेटेड एक और लिख लो, शो अ कोल्ड शोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था, शो अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, नेग्लेक्ट भी वर्ड है, मैंने शायद लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो लिख देती, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, डिनाई, डिक्लाइन, ये सारे वर्ड यूज हो सकते हैं इसके लिए, टर्न डाउन के लिए। आ गया 10th वाला, टू बी ऑल एट सी, वो वाला गाना सुना आप लोगों ने, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, और सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन का आता पता नहीं, है ना। तो जब आप ऐसी वाली सिचुएशन में होते हो तो आप ऑल एट सी होते हो, समुद्र के बीचों बीच, है ना। आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, है ना। और आपसे कोई पूछे कि भाई बता दो, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। तो सी का रिलेशन लिटरल मीनिंग से कभी नहीं जाएगा, सो वी कैन नॉट टेक वॉयज। ओशन भी नहीं ले सकते क्योंकि ये लिटरल मीनिंग है। नाउ वी हैव दिस टू मैनिपुलेट द अकाउंट, या फिर लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। अच्छा, इसके लिए एडियम बताओ, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, है ना। इसके लिए एडियम बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितना स्कोर किया। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, इसके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। परप्लेक्स्ड, डिलेमा, इन डिलेमा, डाउटफुल, एम्बिगुअस, ठीक। अंडर द क्लाउड, एक और इडियम बनता है इसका, अंडर द क्लाउड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बादल की तरफ देखने लगते हो और वो कैसे घूम रहे हैं ये नोटिस करते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने कौन से बादल को देखा था कौन से बादल को नहीं, राइट। सो दिस इज अंडर द क्लाउड विच मीन्स अंडर सस्पेशन, सस्पेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डाउट। वाला सॉन्ग सुना ना आप लोगों ने, अभी बता दिया ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलो, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया आप लोगों ने, टू डॉक्टर दी अकाउंट। इसके लिए आपका आइडियम बनेगा टू डॉक्टर दी अकाउंट। डन है, डन है। बादल के नीचे और तुम्हारे पीछे, नहीं नहीं नहीं, टू फेदर्स वन नेस्ट का मतलब होता है कमाना, प्रॉफिट कमाना गलत ढंग से, वो मैनिपुलेशन से रिलेटेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 11th पे, टू बाइट द डस्ट। मम्मी आज उसको, वो आपने वो वाला एड देखा होगा, उसमें एक रानी होती है, वो रो रही होती है और राजा थोड़ा सा ना बैबल करता होता है, तो बैल्ब होता है, आप उसको बोल सकते हो, तुतलाता होता है वो, ठीक है। तो कहता है रानी आ तू पोतो, सबको हला के आऊंगा, यानी कि सबको धूल चटा के आऊंगा, है ना। सो अगर आप किसी को धूल चटाने जा रहे हो तो आप उसको क्या करने जा रहे हो अल्टीमेटली। इनके साथ क्या हुआ भाई, धूल ही तो चाट रहे हैं। हराना किसी को, टू डिफीट समवन। और हराने के लिए वर्ड क्या होता है आपका, ईट वोरेशियसली, खाने से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होता, लिटरल मीनिंग हटा दो, ये भी लिटरल मीनिंग है हटा दो, ये भी लिटरल मीनिंग है हटा दो। ईट से कोई नाता नहीं, ईट से कोई नाता ही नहीं है, ईट और ट्रीट से कोई नाता नहीं है। ट्रीट से याद आया, तुम लोग मुझे ट्रीट देने वाले थे, दिया नहीं आप लोगों ने, कितनी गलत बात है ना। कल मैंने बोला कि आप लोग मुझे ट्रीट दे देना, तो एक बच्चा बोल रहा था ठीक है मैम ट्रीट हम दे देंगे, पैसे आप दे दिएगा। बताओ, फिर मुझे पता चला कि मेरे स्टूडेंट क्या है, 1 नंबर के कान के जूस, इसीलिए वो सेशन को लाइक भी नहीं करते, है ना। माइजर, पार्सिमोनियस, निगार्ड, दे आर ओके। तो चल, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कल देंगे ट्रीट, देखते हैं, लेट्स सी, लेट मी सी। आओ, इसके लिए बहुत अच्छा एक गाना है, बोला सॉन्ग सुना है ना आप लोगों ने, जोर का झटका है जोरों से लगा, सुना है ना। तो ये वही वाला है, मतलब आपको अचानक से झटका लग गया, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, है ना। या आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके घर ये लोग आ सकते हैं,
जो गेस्ट जिनको आप पसंद नहीं करते हो, आपने दरवाजा खोला, वो सामने थे, आपने बोला ये कौन आ गया, राइट, लाइक दिस। अब जैसे इसी को देख लो, ये चुपचाप खड़ा हुआ था, ये पीछे देखा तो उसको एक मॉन्स्टर दिखा और ये बेहोश हो गया, तो उसके लिए ये चीज क्या थी, जोर का झटका, है ना। सो दिस इज समथिंग जो सोचा नहीं था और वो हो गया। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक डिलेड इवेंट, एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपने सोचा ना हो, एक्सपेक्ट ना किया, एन अनप्लेजेंट इवेंट जो कि आपको नाखुश कर दे। तो बताइए, जोर का झटका, जोरों से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। चलिए, मैं आगे जाना था, आगे बढ़ो। कोल्ड कंफर्ट, मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट। वो आपको मैं अभी सुबह कुछ पढ़ा रही थी एक वोकैबुलरी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, शायद वो टाटा नमक का ही ऐड था, मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, आज देखना जा करके, है ना। तो उसमें प्याज टमाटर सारी सब्जियां होती हैं, तो वो नॉर्मल वाला आंटी नमक डालती हैं, तो आंटी जब नमक डालती हैं तो सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, मतलब सारी जितनी भी सब्जियां होती हैं वो परेशान होती हैं, इधर उधर भाग रही होती हैं, तो फिर वो उसके ऊपर नमक डालते हैं, तो उनको पता चलता है अच्छा ये टाटा नमक है, या पता नहीं कोई और सा नमक था, मुझे याद नहीं, तो ये वाला नमक है, तो कहती हैं बच गए। सो दे आर इन कोल्ड कंफर्ट, दैट they are having a kind of satisfaction in their mind. ओह थैंक गॉड, ऐसे वाली फीलिंग आती है जब आपको। तो क्या ये एब्सर्डिटी की फीलिंग होती है, डिसेप्शन, डिसीव करना, किसी को चीट करना, या फिर सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, या फिर एक फूलिश प्रपोजल आपके पास आया है। So what do you think? When you got cold comfort, you have slight satisfaction. ठीक है? इतना नहीं समझते? इसका दाना दाना एक समान। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। जब रिसेशन आया, रिसेशन किसे बोलते हैं आप, मंदी को, है ना। जब जब मार्केट में मंदी आती है तो उसको रिसेशन बोलते हो आप लोग, इन्फ्लेशन बोलते हो महंगाई को, ठीक है। तो रिसेशन आया जब मार्केट में, तो जो रेप्यूटेड कंपनी थी, मतलब जिसका बहुत नाम था, जिसका बहुत वैल्यू था, वो कंपनी इन द रेड चली गई। और आप बताओ, चाहे ट्रेन के सिग्नल पे देख लो आप लाल बत्ती, या कहीं पे भी लाल कलर का निशान देखो, तो वो हमें क्या दिखाता है, फीलिंग आती है ना अंदर से, खतरा है, खतरा है, खतरा खतरा आती है ना। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, इफ यू आर सीइंग समथिंग व्हिच इज रेड इन कलर, दैट मींस इट शोज डेंजर। इसको समझ लो ये लाल है मैंने वैसे येलो से बनाया। तो यू आर मेकिंग मनी, लूजिंग मनी, इन डेंजर और स्पेंडिंग मनी। Oh, so sweet of you, Soumya. Soumya is saying, ma'am, if you are with us, we are in cold comfort. Only cold comfort, मतलब हल्का सा satisfaction होता है। मुझे तो ऐसा लगता था आप लोग completely satisfied रहते होगे। खतरों के खिलाड़ी, हाँ, तो डेंजर आ जाएगा। So C would be the correct answer. Please give yourself +1 marks if it is right. Next देखिए, अच्छा ये है, ये आपके एग्जाम में बिठाया था, cool as cucumber। आपने कभी आपको कभी पार्लर गए हो? आपको पता है ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे बताना, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं, किसने बोला मेरा बर्थडे 26 का? तुम लोग मेरा बर्थडे नहीं पता लगा पा रहे हो, क्या हो तुम लोग, तो बैड। तो ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज लुगाइयों की हजामत की दुकान। ओके, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑफ गोविंदा, so there it was written, लुगाइयों की हजामत की दुकान। ओके, तो जब आप लुगाइयों की हजामत की दुकान जाते होगे तो यू विल बी सी, मतलब यू विल बी एबल टू सी समथिंग, एंड व्हाट इज दैट, कि वहाँ पे जो औरतें होती हैं, ये जो भी फीमेल्स होती हैं जो मेकअप वेकअप करवाने जाती हैं, वो पूरे मुंह में पता नहीं उनके क्या 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 लगा देते हैं पार्लर वाले, और उनके 2 कुकुम्बर ऐसे करके रख देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी आंखों को ठंडक मिले है, ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी कूल, राइट, ऐसी वाली फीलिंग आए। तो इफ यू आर कूल एज कुकुम्बर, you are very cool actually, but girls are not cool. Okay, so if you are calm and composed, serious, danger or happy,
श्रृंगार घर, अरे वो बोलते होंगे, असली वाला नहीं पता था ना आप लोगों को। चलो, सुंदर्यशाला, जहाँ पे सुंदरीकरण होता है? आपको पता है जब हम लोग शादी से पहले, मतलब जैसे शादी वादी में जाना होता है ना, तो तैयार होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरा भाई बोलता है हो गया सुंदरीकरण तुम्हारा, ऐसे वाला। अच्छा, so there are so many Hindi words which are coming to me. Thank you. I will learn this also. So please give yourself +1 marks if it is right. क्या हो जाएगा? जो एक ऐसा इंसान है जो ठंडा रहता है, ठंडा रहता है का मतलब क्या है? शांत रहता है, उसको गुस्सा नहीं आता, वो कभी हॉट पोटैटो नहीं बनता। अब यहाँ से हॉट पोटैटो भी लर्न कर लो। हॉट पोटैटो किससे बोलते हैं? जो इंसान हमेशा आग बबूला रहता है, गुस्से में रहता है ना, कि अगर गलती से आप लोगों ने बोल दिया मैम टाइम पे क्यों नहीं आई, तो आप हॉट पोटैटो मेरे लिए। और अगर मैम आकर के चिल्ला दें सुनो कल से मैं क्लास में नहीं आऊंगी, ठीक है, तो मैं आपके लिए हॉट पोटैटो हो जाऊंगी। बट नो, आई एम नॉट हॉट पोटैटो, आई एम कूल एज कुकुम्बर। ओके, so this is the correct answer for this question. Someone who's calm, composite, right, peaceful or serene, या फिर आप इसे tranquil भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Face the music. Face the music. So face the music is something जहां पर आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि आप लोगों ने सोची नहीं होती कि आपको वो करना पड़ जाएगा। जैसे आप ये देखो, ये मम्मी पापा बच्चे को क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, एंड दिस बच्चा इज फेसिंग द म्यूजिक, ठीक है। सो फेस द म्यूजिक का मतलब ये है म्यूजिक का सामना करना। अब ये कब आया था? एक पर्सन था हु हैज टू गो टू अ स्टेज शो, राइट, और उसको म्यूजिक पे परफॉर्म करना नहीं आता था, है ना, तो उसको सब लोग बोलते थे यार तू बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि तुमको सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, राइट। सो वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग कर लोगे, लेकिन वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड, वर्ड्स के इधर उधर आपको भटकना पड़ेगा। स्पीक इन अ हैबिटेड मैनर, बेतुके तरीके से बात करनी पड़ेगी। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, गोल गोल घुमा करके बात करनी पड़ेगी। या फिर मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस। आई थिंक हाँ, अगर आप इसमें से बेस्ट सूटेबल आंसर चूज करना चाहोगे तो कौन सा होना चाहिए बताओ। या आपको क्या करना पड़ेगा? इररिलेवेंट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, या जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं आपको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, राइट। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो बियर अ डर्टी सिचुएशन, या फिर टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर समथिंग यू हैव डन, उस चीज का जिम्मा लेना जो आपने किया है एज गलत। So I hope this is quite clear to everyone. D is the correct answer for this question. If it is right, then please give yourself +1 mark. Next देखें, the salt of the नमक। मम्मी मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, मम्मी तो नहीं, मालिक मालिक करके आता, मालिक मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है ना। तो जैसे आप लोग बोलते हो ना मैम मैम हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमने आपसे पढ़ाई करी है, हमने आपका कंटेंट का नमक खाया है, राइट। वेरी गुड। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ट्रू होता है, जेन्युइन होता है किसी के साथ, उसको आप बोलते हो कि उसने देश का नमक खाया, तो वो ऑनेस्ट रहेगा। एक बच्चा बोल रहा है मैम टू टॉक राउंड अबाउट मैनर, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बीट अबाउट द बुश होता है, वो गोल गोल घुमा करके बात करना, सर्कमलोक्वेशन करना, ठीक है, इधर उधर की बातें करना, इररिलेवेंट टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन करना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमने देश का नमक खाया है तो हम देश के साथ जेन्युइन रहेंगे, ठीक है। तो तुम लोग मेरे साथ जेन्युइन रहोगे कि नहीं रहोगे? सीयूईटी में लाओगे ना, इंग्लिश में लाओगे ना 200 आउट ऑफ 200, बाकी सब्जेक्ट में तो बाकी टीचर से प्रॉमिस कर लेना। So promise me, take a pledge today that ma'am, I will score full out of full in CUET English, और बाकी टीचर से बाकी का प्रॉमिस कर लेंगे, ओके सही है, तो +1 मार्क्स दे लिएगा अपने आप को। नेक्स्ट देखिए, फील ब्लू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता है जब कोई मारता है आपको, ठीक है, तो आपको बॉडी पर ऐसे हिट होता है ना, तो नसें जो होती हैं वो अंदर फट जाती हैं, तो ब्लीडिंग होती है, और वही जो खून होता है ना
वो थोड़ा सा काला काला पड़ जाता है, लेकिन वो ऊपर से थोड़ा सा रेडिश 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 होकर के फिर वो ब्लू ब्लू सा दिखाई देने लगता है। तो वो हमारी बॉडी पर नील पड़े होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर आपको बोला जा रहा है दैट यू आर फीलिंग ब्लू, राइट, यू आर फीलिंग ब्लू, दैट मीन्स आपको मारा गया है, जिसकी वजह से आपके पूरी बॉडी में क्या पड़ गए, ब्रूसेस पड़ गए। सो ये वर्ड आपका ब्लू ब्रूसेस से आया है। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग ब्लू 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 एवरीवेयर, एंड दैट्स व्हाई यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, है ना। तो क्या हो जाएगा, फीलिंग एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है एनर्जेटिक, वेरी एक्साइटेड, इजी अचीवमेंट, नो, नन ऑफ दिस, नहीं, ट्रबल और डिप्रेस्ड हो जाए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर मूड। फ्लाइज ऑफ द टेंजेंट, आपने सर्कल देखा है, सर्कल में ये होता है डायमीटर, दिस वन इज कॉर्ड, ये जो छोटी वाली होती है कॉर्ड्स होती हैं, ये जो आधी होती है रेडियस होती है ना। और अगर कोई एक लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है तो दिस इज नोन एज टेंजेंट। इसको क्या बोलते हो आप, टेंजेंट बोलते हो, ठीक है। और कह रहा है फ्लाइज ऑफ द टेंजेंट, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये टेंजेंट से होकर के नहीं गुजर रहा बल्कि उल जुलूल कहीं से भी निकल के जा रहा है ना। तो ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा होगा, नाप शनाप कह रहा होगा, कुछ भी मम्बो जम्बो, है ना। अगर आपको बोलना हो किसी को कुछ भी इन इंग्लिश तो आप बोलोगे मम्बो जम्बो, दिस इज द इंग्लिश वर्ड फॉर कुछ भी, ओके। इसको लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है। और आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। खुद को प्रेस करना, नहीं नहीं भाई, खुद को प्रेस करते तो बड़े काम की बात कर रहे होते हैं, रेलेवेंट होती है वो। बोस्ट करना, वर्बोज होगे तो बोस्ट करोगे। स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट समथिंग इररिलेवेंट। वेल इन्फॉर्म्ड, तो वेल इन्फॉर्म्ड तो नहीं है, कुछ भी बक रहा है, टेंजेंट के ऑफ जा रहा है, ये टेंजेंट नाले जा करके ऐसे जा रहा है ऑफ, राइट, तो कुछ भी बक रहा है, सर्कम लोकेशन कर रहा है। बीट अबाउट द बुश कर रहा है ना, इसके लिए एक और इडियम है, बीट अबाउट द बुश। डन। नेक्स्ट, प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ यू हैव रिटन योर आंसर सी। 20th पे आते हैं, कह रहा है गोइंग प्लेसेस। मेरा ना बहुत मन करता है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, लेकिन दुनिया तो तभी घूम पाएंगे ना जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, और पैसा तो तभी होगा ना जब हम एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे तो, राइट। सो यू पीपल विल ओनली बी एबल टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इफ यू हैव मनी, एंड इफ यू हैव मनी दैट मीन्स यू हैव टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट, राइट। सो समटाइम दोज people who go to different places, they are actually really very successful. जैसे अंबानी जी, so to go to home back, no. Talented and successful, yeah. Actually talented people are successful, and successful people have money, and money, those who have money, they go for different places. So I hope places से visit का तो कोई connection नहीं होगा, home का भी कोई connection नहीं होगा, तो दो literal meaning से पहले ही हटा दे, ठीक है। घूमना किसको पसंद नहीं होता, घूमने में गुस्सा थोड़ी आता है। So the correct answer of this question is A. Please give yourself +1 marks if it is right. नहीं, I didn't get time, but अगर आपने बोला है so I will definitely be watching that. मैं जरूर से जरूर उसको वॉच करूंगी, ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Get the sack. अब देखो दो चीजें हैं, यहां पे एक वर्ड आता है हिट द सैक, ठीक है। सैक का मतलब होता है बोरा, बोलते हैं ना बोरिया बिस्तरा बांध लो। तो क्या होता था, पहले के लोग जो होते थे वो अक्सर जब बिस्तर लगाते थे तो वो उस बोरे को ऐसे हिट करते थे। पहले लोगों के पास मैट्रेसेस नहीं होते थे, गद्दे वद्दे नहीं होते थे, वो लोग बोरों पे लेटते थे, बोरों के अंदर सूखी हुई घास डाल करके उस पे लेटते थे। तो जब उनको हिट करना होता था उसको, तो वो हिट इसलिए करते थे क्योंकि वो नींद के लिए जा रहे होते थे। तो हिट द सैक वाला जो वर्ड है ये आपके एग्जाम में आया है, गोइंग टू स्लीप, ठीक है। लेकिन अगर कोई बुरिया बिस्तरा उठा करके आपके मुंह पर फेंक दे, कह निकलो यहां से, यानी कि वो आपको बाहर भगा रहा है ना। ही इज नॉट अलाउइंग यू टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट। सो इफ यू गेट योर सैक, आपका बुरिया बिस्तरा आपको पकड़ा दिया जाए,
आपके मुंह पे फेंक दिया जाए तो क्या होता है? प्रमोशन मिल रहा है आपको, आपको भगा दिया गया है वहां से, डिसमिस कर दिया गया है, आपको सरप्राइज मिल गया है, आपको छुट्टी दी गई है कुछ दिन के लिए, 1 दिन की छुट्टी। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एक छुट्टी थोड़ी मिलेगी, एक छुट्टी की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स बाबू, है छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ पे बुरिया बिस्तरा पैक करवा दिया गया है, निकाल के बाहर फेंक दिया है उसको, क्या होता है? बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल, अवेल का मतलब होता है बेनिफिट। मैम से पढ़कर कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे सीयूईटी में अच्छे मार्क्स ही नहीं आ पाए। नहीं बेटा, मैम से पढ़ करके आप अवेल करोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, लेकिन आपको मैम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? नो अवेल, पढ़ोगे नहीं तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो नो 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 नो। सो इन फेवर विद यूजलेस, यूजफुल और टू बी अटरली लॉस्ट। अगर कोई चीज आपको बेनिफिट पहुंचा रही है तो वो आपके लिए क्या होगी? ऑफ कोर्स इट इज यूजलेस। अब यहाँ पे बेनिफिट पहुंचा रही है तो वो तो यूजफुल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नो अवेल तो वो यूजलेस हो जाएगी। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखो, बोन टू पिक। अब इसका आपका एक और वर्ड है बोन ऑफ कंटेंशन। कभी 2 डॉगीज झगड़ रहे हो ना खाने के लिए, तो उनके आगे एक बोन डाल करके देख लेना, और लड़ना शुरू कर देते हैं, मैं खाऊंगा ऐसे वाला। They actually eat in a very tacky manner, बहुत गंदी तरीके से खाते हैं ये, और लड़ते हैं खूब पागलों की तरह। तो अगर आप बोन ऑफ कंटेंशन किसी को बोल रहे हो या बोन टू पिक बोल रहे हो, यानी कि आप एक झगड़े को दिखा रहे हो। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा और बोन का मतलब होता है हड्डी। तो अगर हड्डी किसी के बीच की झगड़े की जड़ बन रही है तो वो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो अगर यहाँ पर बोन टू पिक करने के लिए बन रही है, सो दिस इज अ बोन विच इज जस्ट थ्रोन, कि उसको कौन उठाएगा। तो जब एक उठाने आएगा तो दूसरा भी आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा भी आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा भी आएगा, तो लड़ाई होगी ना, राइट? तो अपीयर सडनली, अचानक से मिल जाना, रिजेक्शन हो जाना, एक्सेप्ट रेडली, या फिर कॉज ऑफ क्वेरल। तो बोन टू पिक आ जाए या बोन ऑफ कंटेंशन आ जाए या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आ जाए, वो सब झगड़े की जड़ बनता है। क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ क्वेरल। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, कभी अगर आप लोगों ने 2 लोगों को झगड़ते हुए देखा होगा तो ये बोलते बस आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप, मुझे आज ही चाहिए फाइनल स्टेटमेंट, जो होगा आज ही होगा, राइट? सो टू कॉल इट अ डे, आज का ही दिन है, इसी दिन को दिन कहते हैं, आज ही सब खत्म। सो कॉल इट अ डे का मतलब है ये दिन यादगार रहना चाहिए आपके लिए, और इसी दिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने वाला है, ठीक है? सो व्हेन यू डू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एट अ पर्टिकुलर डे, तो उसको आप क्या बोलते हो? वो कौन सा डे होता है? वो आपका इन्फ्लुएंस डे होता है या कंक्लूडिंग डे होता है, जिसमें आप कंक्लूजन देते हो। सो क्या सस्पेशन से भरा हुआ होगा? नहीं, अंडर द क्लाउड नहीं होगा। सरेंडर कर देना, टू ग्रीव ओवर, दुख मनाना नहीं, कंक्लूड करना प्रोसीडिंग्स को, डिसीजन मेकिंग ले लेना, ठीक है? और जो डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है जिनकी, उनको तुम डिसिसिव बोलते हो। नेक्स्ट देखो, पुल समवन अप ऑन समथिंग, किसी को जबरदस्ती किसी मसले में खींच करके लाना, है ना? जैसे आप भाई बहनों में लड़ाई होती है तो बोलते तुमने कहा था, वो कहता नहीं तुमने कहा था, वो कहता नहीं तुमने कहा था, तो आप लोग फिर लड़ने लगते हो, मैं मम्मी को बताऊंगा, तो वो भी बोलता है मैं भी मम्मी को बताऊंगी, तो आप बोलते हो तुम मार खाओगे, बोलता तुम क्या बच जाओगे, तो ऐसे करके लड़ाई होती है। तो जबरदस्ती अगर आप किसी को किसी चीज में खींच करके ला रहे हो, तो टू पुल समवन अप ऑन समथिंग, दैट मींस यू आर जबरदस्ती डूइंग समथिंग, राइट? तो टू अग्री ऑन समथिंग, किसी को जबरदस्ती मसले में खींचना, अग्री होना होता है, कंसेंट पाना होता है। क्रिटिसाइज करना, ऑफ कोर्स दिस इज अ नेगेटिव इडियम, दिस कैन बी ब्रिंग आउट अ चेंज, कुछ बदल देना, नहीं, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो यू कैन से दैट जबरदस्ती मसले में किसी को इन्वॉल्व करना, मसला इज इशू, ओके?
तो जब तक आप उसको तंज कसोगे नहीं तब तक वो मसले में इन्वॉल्व होगा नहीं। तो एट दिस टाइम यू बी अ क्रिटिक, इस टाइम पे आप एक क्रिटिक होते हो और आप उल्टी सीधी बातें लोगों को बोल रहे होते हो। डन, समझ में आ गया? अगले पे चलते हैं। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक। ऑप्शन है आपके पास रियली, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट, या फिर एट अ लास्ट मोमेंट, या फिर लीव क्वाइटली। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या है? दैट यू हैव जस्ट गिवन दिस, माय पाथ इज जस्ट दिस, you start from a point and this is just blank, so you are not going anywhere else, you are not moving here and there, ठीक है, इधर उधर नहीं जा रहे आप। आपने क्या कर दिया है? you have just point a blank or you have drew a line, so it means what? yeah, you are very definite and direct, you don't go here and way। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अभी मैंने आपको बताया था जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है उसको आप क्या बोलते हो, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब है स्टिफ, स्ट्रेट, नो हिंड्रेंस, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नथिंग। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है तो उसको क्या बोलते हो आप? डी से वर्ड बताया था, डी से। नेक्स्ट देखो, अ कट अबव। जैसे सपोज आप लोग ना एक गेम खेल रहे हो, उसमें आपने ऐसे करके निशान लगाया तो आपकी फ्रेंड ने ऐसे लगा दिया, आपने फिर ऐसे लगाया, फिर उसने ऐसे लगा दिया, फिर उसने ऐसे लगाया, फिर आपने ऐसे लगा दिया। तो अगर कोई आपकी बात को अपनी बात के नीचे ना रख करके ऊपर रख रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो आप बोलते हो वो आपको एक नया कंक्लूजन दे देता है, जो आप बोलते हो उसके लिए आपको एक नया कंक्लूजन मिल जाता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो हर बात के लिए आपको कुछ अलग बता दे, कुछ डिफरेंट बता दे, तो उसका मतलब है वो क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू डू अ कट अबव, है ना। तो वो आपको, आपकी बात को यहाँ पर खत्म कर रहा है और अपनी बात को ऊपर रख रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से बोस्टफुल होते हैं, वो हमेशा अपने आप को दिखाते हैं, मैं नहीं तो कौन। हाँ, डिसिसिव वर्ड था। तो अ कट अबव का मतलब ये समवन हु इज वेरी एटीट्यूडी। हाँ, सो आइडल का मतलब खाली होता है, खाली नहीं करता। तब सिचुएशन भी नहीं बोल सकते हो, ऑब्जेक्टेड समथिंग भी नहीं बोल सकते हो, रादर सुपीरियर टू मतलब अपने आप को किसी से ऊंचे रखना। ऐसा इंसान झगड़ालू नहीं होता है, लड़ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा ऊपर रखता है दूसरों से। बलून गोज अप, पारा सर के ऊपर चढ़ रहा है ना, अब कंट्रोल में नहीं है आपके सिचुएशन। तो जब आपके पारा सर से ऊपर चढ़ रहा होता है और कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो कहाँ जा रही है वो? आप उसमें अटेंटिव हो। आ सिचुएशन टर्निंग अनप्लेजेंट, बहुत ही बकवास हो रही है सिचुएशन। एक हैप्पी ओकेजन, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू एज दिस इज अ नेगेटिव इडियम सो वी कैन नॉट गो विद दिस। गेट अप अर्ली, सुबह सुबह जल्दी उठना, एक ही नेगेटिव बचता है। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही खराब होती चली जा रही है, बद से बदतर, है ना, और हमारा दिमाग खराब हुआ तो बता रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। वो आलिया भट्ट का डायलॉग सुना है ना आप लोगों ने? छोड़ो नहीं, लिव इट। So B is the correct answer for this question. Next देखिए, पार्ट एंड पार्सल। अगर आपके घर पे कोई पार्ट लेकर के आया, कोई हिस्सा लेकर के आया है या कोई पार्सल लेकर के आया है, तो व्हाट इज दिस? आपको अब ऐसे होता नहीं है, जनरली आप लोगों के घर पे बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो आपके लिए वो एक तरह का एक ऐसी चीज होती है जिसको आपने सोचा नहीं था, राइट? सो इफ यू आर सेंडिंग पार्ट एंड पार्सल टू समवन, यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव। आप कोई टास्क कर रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में बात कर रहे हो या किसी को सरप्राइज कर रहे हो। तो अगर आप किसी के घर गिफ्ट भेज देते हो, पार्सल भेज देते हो उसको बिना बताए हुए, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा फॉर यू? मैं निब्बी, हाँ 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 वही वाला धोप दूंगी। हाँ चल, नहीं इनिशिएटिव लेना नहीं होता बेटा, सरप्राइज करना होता है किसी को। So if you are sending part and parcel to someone's home, that means you are surprising that personality. You're not taking initiative. You are surprising that person by sending the parcel. Okay? So where is my surprise party? Next. एक होमवर्क दूंगी,
गेट क्रैशर, अगर कोई आपके घर दरवाजा तोड़ करके घुसा है, क्रिमिनल कहीं का, उसको आप इंट्रूडर बोलते हो। जो आपसे बिना बताए आपके घर में एंटर कर जाए उसको आप इंट्रूडर बोलते हो, राइट। तो इनवाइटेड फ्रेंड होता है, अनइनवाइटेड फ्रेंड होता है, ड्रंक पर्सन होता है, मर्डरर होता है, ये बता दो बस। नहीं, इसको लिख लेना बेटा, नोट कर लेना, ऑल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। I know you people will surprise by doing great efforts and score good in CUET, right? Of course, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। तो ये हैं गेट क्रैशर। है कौन आप? ओके, चलो। सो लास्ट आई एम गिविंग यू योर होमवर्क, और फिर आप जब कर लेना ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एज डाफ्ट एज बुश ब्रश। तो डाफ्ट का मतलब क्या होता है? डाफ्ट का मतलब होता है बुद्धू। अरे बुद्धू, बुद्धू, ठीक है। तो डाफ्ट इज मोरॉन, एक पागल इंसान, एक बेवकूफ इंसान को आप बोलते हो डाफ्ट, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है होमवर्क में, और मुझे बताना है आउट ऑफ 30 आप लोगों ने कितना स्कोर किया। बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ जल्दी से। फ्रेज को पढ़ेंगे, ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। कल मैंने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आप लोगों को बताई थी कि एक मम्मा होती है, उनका बेटा बहुत बीमार होता है, तो वो एक पंडित जी के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेटे की पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैं क्या करूं कि मेरा बेटा स्ट्रांग हो जाए। तो वो जो पंडित जी होते हैं वो उनको बोलते हैं कि एक जगह पर एक रिवर है, आप जाओ उसमें अपने बेटे को डुबो दो, और डुबो दोगे तो आपके बेटा पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। अब उनकी मम्मा अगर पूरी तरीके से उनको डुबोती ना, तो वो बच्चा मर जाता, क्योंकि बच्चों को तो तैरना नहीं आता ना, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, एक पैर या एक एड़ी पकड़ करके ऐसा डिप किया था, तो उसकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन एक बॉडी जो थी, एक बॉडी का जो पार्ट था, एक बॉडी का जो हिस्सा था, वो क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्लेस हील, अगर हम एक्लेस हील की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? समवन हु हैज टू रन अवे, सॉफ्ट फीट, a small problem or weakness in a person or system that can result in failure, या फिर walk slowly। बताइए क्या आएगा? Yeah, very good. So the correct answer of this question is third, weak point. Okay, so यहाँ पे weak point के लिए हमारे पास आंसर क्या है? We have C as an answer. So we can say that C हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है add fuel to fire। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बड़े वाले होते हैं, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, बहुत बड़े वाले होते हैं। So they do what? वो क्या करते हैं आपको पता होगा ना, इधर की उधर लगाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, वो पहले ईव्सड्रॉपिंग करते हैं, कान लगा करके आपकी बात को सुनेंगे। ईव्सड्रॉपिंग इज अ न्यू वर्ड फॉर टुडे। अगर आप कान लगा करके किसी की बातों को सुनते हो, बोल रही थी सॉरी, सुनते हो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज ईव्सड्रॉपिंग। और इसीलिए बोला जाता है धीरे बोलो, बिकॉज वॉल्स ऑल्सो हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, राइट। तो अगर आप ईव्सड्रॉपिंग करते हो तो आप इधर की बात जाकर के उधर भी लगाओगे, क्योंकि आपने सुना, ठीक है। अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बहुत अच्छा नहीं है, जो दिल का बहुत अच्छा इंसान नहीं है, और उसको लगता है कि इधर से उधर बात बताओगे तो बड़ा मजा आएगा, एंटरटेनमेंट पर्पज से वो ये काम करते हैं, राइट। तो एक ऐसा इंसान जिसका दिल अच्छा नहीं होता, जो थोड़ा सा श्रूड होता है ना, ब्लैक हार्टेड होता है, वो ये काम करता है कि वो पहले ईव्सड्रॉपिंग करता है, फिर इधर की बात को उधर ट्रांसफर करता है। तो वो यही काम करता है, वो आग में घी डालता है ना। और ये रिलेशन जो होता है ना, वो नंद और भावच का होता है। बेचारी जो बहू होती है, वो जब अपने घर जाती है ना, तो जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है वो उसको परेशान करती है, हर बात जा करके मम्मी को बता देती है, मतलब सासू माँ को। और सासू माँ तांडव मचाती हुई आ जाती है, कहती है हाँ तूने मेरे बेटे को क्या बोला, हाँ
ऐसे करके, राइट? सो समवन इज डूइंग, अगर आप पंडित्स वगैरह को भी देखोगे जो आपकी भजन कीर्तन करवाते हैं, तो वो भी उसमें घी डाल रहे होते हैं, तो आग और बढ़ती है. सो इफ यू आर डालिंग घी इन आग, ओके, सो इफ यू आर पुटिंग और इफ यू आर पोरिंग द ऑयल इन द फायर, सो व्हाट विल हैपन? You are using it to cook, you create sparks, you are starting a fire, या फिर you make the matter worse. बताएं. मैम क्लास की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बेटा आपको ऐप पर जाना पड़ेगा. ऐप पे वीडियोस दी गई होती हैं, उसी के नीचे आपका क्या होता है? पीडीएफ होता है. सो इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द सेशन, यू हैव टू डाउनलोड फर्स्ट द ऐप ऑफ अडर 24/7. ओके, मैम को बहुत एक्सपीरियंस है, मैम बहुत सारे सीरियल्स देखती हैं, आपको पता है मैम को बहुत इंटरेस्ट आता है सीरियल्स देखने में, दैट्स व्हाई, है ना. कभी कभी एक्सपीरियंस खुद का किया हुआ होता है और कभी कभी दूसरों के साथ हम लोग एक्सपीरियंस ले लेते हैं, है ना. जैसे देखो, अब मुझे ये पता चल गया ना कि कौन सा बच्चा कौन सा क्वेश्चन फेक करके मुझे देने वाला है. मैम ये भी तो बता दो, आपको याद है ना वो प्रेपोजिशन वाला, है ना. तो इस तरीके से मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है. अब ये मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन कई सारे एक्सपीरियंसेस इनडायरेक्ट भी होते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स देने. चीजों को और ज्यादा खराब करना, है ना, चीजों को और ज्यादा बिगाड़ना, वो कहलाता है आपका क्या? एड फ्यूल टू फायर. हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इडियम का लिटरल मीनिंग आप चूज नहीं करोगे, ना दिस ना दिस. कुक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें. कह रहा है एन आर्म चेयर जॉब. भाई आपको एक नौकरी मिले और नौकरी बड़ी ठाट की हो, ठीक है, अपनी तो ऐश है क्योंकि जेब में रखा कैश है, और जब ऑफिस जाने का होता है तो बैठना सिर्फ चेयर पे होता है, राइट? सो इस तरीके से अगर आप अपने घर में कोई आर्म चेयर देखोगे जिसमें हाथ होते हैं, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि आप कंफर्टेबली उस पर बैठ जाओ. वरना जो चेयर ऐसी होती है जिनमें आर्म्स नहीं होते, उस पर आप कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाते हो क्योंकि आप रिलैक्स्ड नहीं होते हो, राइट? सो अगर आपकी जॉब ऐसी है जो आपको आर्म चेयर जैसी लग रही है, सो दैट मीन्स यू आर वेरी रिलैक्स्ड इन दैट जॉब, बिकॉज आर्म चेयर का रेफरेंस किससे होता है? रिलैक्सेशन से होता है. सो गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, या फिर थ्योरेटिकल जॉब विद प्रैक्टिकल, या फिर फील्ड जॉब, या फिर हाईली पेड जॉब. तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी जॉब ऐसी है जो आर्म चेयर वाली है, सो व्हाट डू यू से, किस तरह की जॉब है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो लाइव सेशंस के पीडीएफ आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है. सो डू नॉट टेक टेंशन. और एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दो ताकि सेशन का रीच बढ़ जाए. जितने बच्चे हो ना सेशन को वॉच कर रहे हो, 70 स्टूडेंट्स, ऑल ट्राई टू गिव द आंसर. सब कोशिश करो आंसर देने की, है ना. जब सब आंसर दोगे तो इट विल बी ग्रेट. क्या जूम इन करूं? विजिबल नहीं है क्या? विजिबल नहीं है बेटा, विजिबिलिटी तो क्लियर है. वेरी गुड. सो यू कैन से दैट अ जॉब विद हाई कंफर्ट, ठीक, आरामदायक जॉब, या फिर ठाट वाली जॉब. अच्छा, जनरली लोगों को दूसरी जॉब ठाट वाली जॉब लगती है, उसको लगता है अपनी जॉब सबसे डिफिकल्ट है. दिख रहा है ना स्क्रीन पे? एन एक्स टू ग्रिन, राइट? एन एक्स टू ग्रिन का मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट एंड टू सर्व. एन एक्स टू ग्राइंड या एन एक्स टू ग्रिन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कुल्हाड़ी है जिससे आप चीजों को ग्राइंड कर सकते हो. You can chop it, you can put it into small slices also, right? So this is what we have given over here. A private and to serve, to fail to arouse interest, to have no result, yeah, to work for both sides, या फिर none of these. So when you have an axe to grind, that means you have something as personal जिससे आप situation को संभाल लोगे, जिससे कोई problem नहीं आएगी, जिससे कोई issue नहीं आएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास एक एक्स है जिसको मैं ग्राइंड करने के लिए यूज कर सकता हूं, तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस? वेरी गुड. कोई बात नहीं, मैं सामने से हट जाती हूं, आप इसको देख लो.
जैसे सपोज आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो टेक माय मेल आईडी, इस पे मेरे को मेल कर देना, आई विल बी सेंडिंग यू पीडीएफ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू ग्रिंड एन एक्स, और आई वुड से दैट आई हैव एन एक्स टू ग्रिंड. ठीक है, मतलब मेरे पास एक प्राइवेट ऑप्शन है जिसको हम आपकी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बच्चे बोल रहे हैं मैम डी. दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. दोनों साइड से वर्क करना नहीं होगा. वी हैव अ प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब आई विल सर्व माई वे टू यू. कोई काम नहीं हो रहा है तो यू हैव एन एक्स टू ग्रिड. ओके, सो अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे ले. कितने लोगों का सही था बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. वेरी गुड. आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे. कह रहे हैं एन आयरन विल. तो पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आप पहले हमें ये बताएं, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था, या हु वाज नोन एज लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया. जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में. अरे भाई, आपके पास एक कुल्हाड़ी है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप कटाई बटाई छटाई सब कुछ कर सकते हो. ठीक, तो आपसे कहा जा रहा है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आ गई है और आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन आपके पास कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई साधन नहीं है, आपकी कंपनी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, मेरे पास अपने तरीके हैं, हम उसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स आपके पास अपनी एक्स है टू ग्राइंड इट, है ना, यानी कि आपके पास अपने तरीके हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट इज इट, सिंपल. यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट. तो उनकी आयरन विल थी, यानी कि उनकी जो विल पावर थी वो बहुत ही मजबूत थी, और वो ऐसे बोलते थे, जो कह दिया सो कह दिया, राइट. तो जो इंसान ऐसा होता है जो कहता है जो कह दिया वो कह दिया, राइट. जो मैंने सोच लिया वो मैंने ठान लिया, जो मैंने ठान लिया वो मैंने कर दिया, और जो मैंने कर दिया उसके बारे में मैं दोबारा कभी नहीं सोचता, राइट. सो एन आयरन विल इज समथिंग कि आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और आप जो कह देते हो आप वही करते हो. सो इट्स अ फर्म ओपिनियन, मतलब आप अपने ओपिनियन को लेकर के, अपने थॉट प्रोसेसिंग को लेकर के बहुत स्टिफ हो. नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज बहुत ज्यादा यूज में ना रहे, या फिर बाय ऑल मीन्स हर तरीके से, या फिर टू मेक सैक्रिफाइस. सो इफ यू हैव एन आयरन विल टू क्लियर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, दैट मीन्स व्हाट, अगर आपके मन में एक आयरन विल है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल है, तो आप अपना सीयूईटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो. अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनके मन में सीयूईटी को क्लियर करने के लिए आयरन विल है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड द कमेंट शुड नॉट बी स्टॉप्ड, राइट. ऐसे फटाफट 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 कमेंट चलने चाहिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर सेम. सो प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट. अगर आपका एक फर्म ओपिनियन है, आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, आप डिसिसिव हो, है ना, आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो, परप्लेक्स नहीं रहते हो, कंफ्यूज्ड नहीं रहते हो, इनडिसिसिव नहीं रहते हो, तो आप बोल सकते हो दैट यू हैव एन आयरन विल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट, है ना. तो आप लोग आज फिर से मेरे साथ एक बार प्लेज लेंगे कि मैम वी विल ब्रिंग आउट ऑफ 200 मार्क्स इन इंग्लिश, इट्स माय प्रॉमिस. और अगर आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में हम आउट ऑफ 200 मार्क्स नहीं लाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा. तो मैं सबके नाम बदलने वाली हूँ, ठीक है. अगर आप लोग आउट ऑफ 200 नहीं लाओगे तो मैं सबके नाम बदल दूंगी, है ना. किसी का नाम चंदन होगा तो उसका नाम रख दूंगी चुंदू, ठीक. चलो, सीयूईटी फोड़ना है ना. और मुझे आप आफ्टर द वीडियो भी कमेंट सेक्शन में अपना यही एनर्जी दिखाया करो कि मैम फोड़ना है तो फोड़ना है, सीयूईटी क्रैक करना है. वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे छोटे टुटपुंजिए मार्क्स लेकर के आने, मतलब थोड़े थोड़े मार्क्स ले आए. आपको मार्क्स लाने भी कितने, आपका सोच होना चाहिए, आपकी आयरन विल होनी चाहिए कि मेरे को 99 से 100% लाना है. जब आप 99-100% आइलर का सोचोगे ना तो आप 95% से ऊपर ला पाओगे. सो बी फर्म अबाउट दिस, ठीक है. चलो, ग्रेट. सो दिस इज द स्पिरिट व्हिच आई वांट टू सी इन द कमेंट सेक्शन. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. नेक्स्ट आते हैं.
ये बहुत क्यूट है। जब मैं इसको ना आप लोग के लिए पेस्ट टेस्ट कर रही थी तो बहुत मेरे को मजा आया था। ऑल्दो सेशन आपका पता है 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट लिटरली मैं बता रही हूँ, टू मेक पीपीटी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 3 आवर्स लग जाते हैं 1 घंटे का सेशन को प्रिपेयर करने के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओल्ड फ्लेम, ओ उनसे तो हमारा पुराना नाता है। अब यहाँ पे इफ यू सी देयर आर टू पर्सन and both are old, है ना। तो this is just like that once upon a buddha, once upon a buddhi, buddha said to buddhi, will you marry me? So what do you think? रिप्लाई क्या होना चाहिए बुढ़ी का टू बुढ़ा, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो वो गाना सुना है आप लोगों ने, पहला पहला प्यार है, तो ये पहला पहला नहीं है भाई, ये हमारा पुराना प्यार है ना। आप एज से पता लगा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बताइए। तो ये हमारा पुराना प्यार है और पुराना प्यार नहीं भूल सकते हम, ठीक। तो अगर मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछूं तो आप बताएं मुझे क्या होगा। यूजलेस फ्लेम, समथिंग मच वैल्यूएबल, एनिमिटी फ्रॉम द पास्ट, या फिर अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। बहुत ही खूबसूरत शानदार रिलेशनशिप पास्ट की। बुढ़ी सेज भागेगा यू अच्छा ओके, हाँ ऑफ कोर्स दिस इज, सो वी कैन से दैट एक पास्ट का प्यारा सा रिलेशन है ना, उसको आप बोलते हो एन ओल्ड फ्लेम। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप पास्ट की मीठी मीठी यादों में खोए रहते हो, है ना, पास्ट की मीठी मीठी यादों में खोए रहते हो, तो उसको क्या होना कहते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। बी और डी में क्यों कंफ्यूज्ड हो, वैल्यूएबल थोड़ी है, दिस इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। दिस कंप्लीट टॉक्स अबाउट अ रिलेशनशिप, ये हमारा पुराना प्यार है। दादी मिल से बुढ़ापा आ गया फिर भी जवानी तो अच्छा ओके एग्जॉस्ट नाइस, ऐसा कुछ नहीं है ना, प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, दादाजी विल रिप्लाई। नॉस्टैल्जिक होना, वेरी गुड। सो अगर आप अपने पास की मीठी मीठी यादों में खोए हुए हैं तो आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ओके। नॉस्टैल्जिया इज पास्ट की यादों में खोना। सो आई होप दिस इज आल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। आगे बढ़ेंगे, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। साइमा, कंचन, वंश, एवरीबॉडी, क्या कोरोना कोरोना बोलते हैं नहीं, आर्यन, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज आंसरिंग ऑन अ वेरी परफेक्ट नोट। नाउ लुक एट दिस, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जवान कंधों पर बूढ़ों का भार, नाजुक कंधों पर भारी भारी भार। टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, आप बूढ़े हो लेकिन फिर भी यंग जवान दिखते हो। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, सालों से बहुत बुद्धिमान हो। या फिर टू बी स्मार्टर विद एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप और ज्यादा स्मार्ट होते चले जा रहे हो। सो इफ यू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, सो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हो सकता है इसका, बताइए। अच्छा, जब हम लोग बूढ़े लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। वी थिंक ऑफ दिस कि जितना इंसान बूढ़ा होता है उतना वो पोढ़ा होता है। आप पोढ़े को क्या बोल, ये पोढ़ा इज इट इज अ काइंड ऑफ, कैसी लैंग्वेज, a hard language, you can say a harsh language. So pura is a word which is used for old, right? And if we call this for word in English, so we can say that experienced या फिर वेटरन। वेटरन वर्ड आपके एग्जाम में आया बेटा, कोई इंसान अगर एक्सपीरियंस्ड होता है तो उसे वेटरन बोलते हो, है ना, स्पेशली इन बिजनेस। सो अगर कोई इंसान बहुत ही वेटरन है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही प्रोफेशनल है और उसको सब पता है जिंदगी के बारे में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उसको आप बोलते हो कि वो इंसान बूढ़ा है, राइट। लेकिन जवान कंधों पे बूढ़े जैसा भार या फिर बूढ़े का भार, यानी कि आप क्या हो रहे हो, आप ओल्ड एज में इंटेलिजेंट हो रहे हो, नहीं। रिमेंबर दिस, ये वर्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो ओल्ड वर्ड एग्जिस्ट करेगा नहीं। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स या फिर टू बी स्मार्टर्स विद एज,
जल्दी से बताइए। तो टू बी स्मार्टर विद एज वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, वैसे वैसे आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आ रही हैं और आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठा रहे हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी डी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मेरे से कमेंट सेक्शन में। सी का मतलब क्या होगा? अगर आप सी वाले को देखोगे तो क्या होगा? टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। अच्छा, इसको भी तो हम लोग हमारा आंसर बना सकते हैं अगर हम सी वाला देखें तो। कह रहा है टू बी वाइज, बुद्धिमान हो आप जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा। तो अगर आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो या अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बड़े काम करते हो तो ये भी तो इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, सो देयर इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन इफ वी से सी और डी, हमारे दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे लिख रहा है टू बी स्मार्टर विद एज, या ऑफ कोर्स दिस कैन बी द आंसर, बट वी हैव अनदर मोर परफेक्ट आंसर व्हिच इज दिस। तो कह रहा है इंसान जवान है बट जिम्मेदारियां इसके ऊपर 80 साल के बूढ़ों वाली हैं। सो ये आपका ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा कि अपनी एज से ज्यादा समझदार होना, राइट? सो वी कैन राइट इट सी, सी वुड बी मोर सुटेबल। अगर आपने सी आंसर किया तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लीजिएगा। ठीक है, हाँ बेटा सी होगा, सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, या अगला वर्ड क्या है। कह रहा है ओलिव ब्रांच। ओलिव ऑयल आप लोगों ने खाया है? ओलिव ऑयल के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, ओलिव ऑयल आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, आपकी ब्लड फ्लो को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ में आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड हो जाती है। सो अगर हम बोल रहे हैं कि हम ओलिव ब्रांच पर पहुंच जाएं, सो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही सूदिंग हो जाएंगी, राइट? तो आप जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मैं ओलिव ब्रांच के बारे में बात कर रही हूँ, सो व्हाट वुड बी आवर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? An olive branch, something that you say or do in order to show that you want to end a disagreement with someone. Something that you say or do in order to show that you want to end an agreement with someone. ठीक है, यहाँ पे ग्रामर गलत है। Something that you say or do in order to hide that you want to end disagreement with someone, या something that you say or do in order to hide that you want to end an agreement with someone. अब देखो, ओलिव जहां पे भी वर्ड आ रहा है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर रहा है, परेशानियों को क्या कर रहा है? सॉर्ट आउट कर रहा है, सुधार रहा है। ठीक है, तो अग्रीमेंट को तो एंड नहीं करेगा, वो डिसएग्रीमेंट को एंड करेगा ना। सो नेगेटिव चीज को खत्म कर रहा है, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा फोर्थ। अब आप मुझे ये बताएं, थर्ड और फर्स्ट में से अगर आपको चूज करेंगे तो क्या चूज करेंगे? जल्दी से एवरीबॉडी। पॉजिटिव है बेटा, है ना? आप चीजों को क्या करना चाह रहे हो? आप सूद करना चाह रहे हो। अब आप बताओ, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको सूदनेस दिखाई दे रही है, सेकंड वाले में जल्दी से बता दो, सॉरी थर्ड वाले में। वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू शो, आप दिखाना चाहते हो कि आप एक डिसएग्रीमेंट को खत्म कर रहे हो, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समथिंग दैट यू से और डू, आप कुछ कहते हो या आप करते हो जिससे आप छुपाना चाह रहे हो एक डिसएग्रीमेंट को, आप खत्म कर रहे हो ये। तो नहीं, आई वांट टू शो दैट कि मैं किसी अग्रीमेंट को, सॉरी मैं किसी डिसएग्रीमेंट को क्या करना चाह रहा हूँ? खत्म करना चाह रहा हूँ। सो आई एम नॉट हाइडिंग इट, आई हैव टू शो पीपल दैट आई वांट ट्रैंक्विलिटी, आई वांट पीस। सो दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी दिस। I hope this is quite clear to everyone guys. Please give yourself +1 marks if it is right. और olive branch के लिए आप learn भी कर लीजिए, if you want peace, if you want harmony, if you want tranquility, if you want soothe, okay? आप सूद चाहते हैं, आप सेरेनिटी चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप olive branch की इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। प्लीज डू लेट मी नो एट वंस कि आप लोग को क्लियर हो गया ये। ग्रेट 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 ग्रेट।
दिख नहीं रहा है क्या? विजिबिलिटी नहीं आ रही है आप लोगों को? मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही है बेटा तो आप लोग ऐसे करके देख लो। इफ यू सी ना, आई हैव माई फोन ऑल्सो, ये देखो ऐसे करके देख लो, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, दिख तो रहा है, इतना आसानी से तो दिख रहा है। चलो चश्मा लगवा लो, चश्मा। नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ वन्स आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट इडियम जो हम लोग जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। आंख का तारा बड़ा प्यारा, तुम मेरी आंख के तारे हो। चुप, झूठ बोलते हैं, कोई आंख के प्यारे नहीं है। अगर आंख के प्यारे होते तो आप मेरे लिए लैम्बोर्गिनी खरीद लेते। अच्छा ऐसा क्या? चलिए बताइए जल्दी से। So if you are the apple of one's eye, you are very rosy, आप बहुत रेड कलर के, पिंक कलर के हो, आप बहुत साफ हो, बहुत इजी हो, या फिर आप बहुत ही डियर हो। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है मैम दिस इज मेटाफर, या दिस इज ट्रू। अगर हम यहां पर देखना चाहें तो कंपैरिजन भी कर रहे हैं, एप्पल ऑफ आई, तो हम यू को कंपेयर कर रहे हैं किससे? एप्पल से, राइट? सो वी कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। एक बच्चे ने बताया, दैट इज रियली वेरी नाइस। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी हुआ। और आप बताओ मुझे, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके लिए आप एप्पल ऑफ वन्स आई हो? मेरा भाई कहता है बड़ा वाला कि मैम, नहीं मैम नहीं कहता, सॉरी, कहता है यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई मेरी केयर ही नहीं करता, आई एम नो वन्स एप्पल्स आइज। ठीक है, वो ऐसे बोलता है। सो आप लोगों की भी कंडीशन यही है कि आप नो वन्स एप्पल्स आइज हो, या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसके लिए आप एप्पल ऑफ वन आई हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप किसी के लिए एप्पल ऑफ वन आई नहीं हो तो कोई बात नहीं, यू विल बी एन एप्पल्स आई फॉर मी, राइट? चलो सो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए क्या होगा, और अगर सही करेंगे तो अपने आप को +1 मार्क्स दीजिएगा। यस फॉर माई मदर, यस माई किट्टू इज एन एप्पल ऑफ आवर हाउस। ओ गुंजन, हुज किट्टू? आई थिंक स्मॉल बेबी होगा कोई। हम तो खुद ही की आंखों का तारा है, आंखें हैं जो तारा बन गए। चलो, माई ग्रैंडफादर, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, सृष्टि सेइंग दैट आई एम द एप्पल ऑफ आई फॉर माई होल फैमिली। चलो, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। दैट मीन्स यू ऑल आर रियली वेरी डियर टू समवन। ठीक है, तो फिर आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। तू हमारा लल्ला है। अच्छा हाँ, ये सही बात है। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सम ऑफ द विलेजेस। तू हमार लल्ला छे। डॉग है किट्टू? ओह माय गॉड अच्छा ओके, नहीं ऐसा होता है, जानवर भी बच्चों की तरह ही होते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। बहुत बुरे कर्म किए होंगे तुमने अपनी जिंदगी में। चलो, एप्पल पाई डिसऑर्डर। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। एप्पल पाई ऑर्डर डिसऑर्डर बोल रही हूँ। अगर आपने एप्पल पाई खाने की एक चीज होती है ना, तो अगर आपने इसका शेप दिया होता तो ये बड़ी परफेक्ट शेप में, कभी आप इसको खाना, ठीक है, बेकरी वेकरी जाना, वहां पर मांगना कि भाई एप्पल पाई दे दो, तो बना के देते हैं, बड़े खूबसूरती से बना करके देते हैं वो आपको। तो उसका स्ट्रक्चर जो देखने में लग रहा होता है ना, वो एकदम लग रहा होता है तुझे रब ने बनाया खूब, किस्मत से मेरे ओ यार, है ना? तो आप ऐसे एप्पल पाई को देख करके बोलते हो। सो अगर आप किसी से ऐसे बोल रहे हो तुझे रब ने बनाया खूब, किस्मत से मेरे ओ यार, तो आप कहना क्या चाहते हो? हैं, कहना क्या चाहते हो आप? फ्री फ्रॉम पेन हो आप, वेरी लवेबल हो आप, या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में हो आप, या फिर टू बी अनेबल टू डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू, तुझे रब ने बनाया खूब, किस्मत से मेरे ओ यार, और एक और गाना भी है, फुर्सत से बनाया होगा, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, आई फॉरगेट। यप, लो ऑप्शन नहीं दिखा रही हूं मैं क्या? मैं इतनी देर से ऑप्शन नहीं दिखा रही हूँ आपको, इतनी देर से आप मुझे देख रहे हो। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, दुखी कर देते हो। बी होगा, वेरी गुड। अच्छा, वेरी लवेबल बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी लवेबल तो होगा किसके लिए? एप्पल्स आई के लिए।
को बता क्या करूं। मैम मुझे ये बुक परचेज करनी है प्लीज। बेटा ये कोई बुक नहीं है, ये मेरी बरसों की कमाई है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ तो पीपीटी में लगाती हूँ उसको, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस उठा करके नए नए पिक्चर्स डाल करके मैं मेहनत करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपनी खुद की एक बुक छाप दूंगी, है ना, बाय रुबैका मैम करके, और वो आप लोगों को दे दूंगी, ठीक, इफ यू अलाउ मी। चलो, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत अच्छी कंडीशन में होना, बहुत परफेक्टली मेड होना कोई चीज, परफेक्ट, इन अ वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। चलो, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज +1। अगर सही है तो मुझे जल्दी से बताइए आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और अगर आप लोगों ने आउट ऑफ 10 फुल स्कोर किया तो आप लोग मुझे पार्टी दे रहे हो, बताओ। कह रहे मैम छाप दीजिए, चलो ठीक है, आपने कह दिया तो मैं इस पे अमल करूंगी। आउट ऑफ 10 जल्दी से बताइए कितना स्कोर है आप लोगों का। I believe that there are so many students who got 10 out of 10 and they are going to give me party. Wow, गुंजन, nice. क्या पाकिस्तानी फादर नाम, पाकिस्तानी फादर इज इक्वल टू इंडिया, क्या नाम रखते हो आप लोग। गुंजन के फुल मार्क्स आए और किसी के फुल मार्क्स नहीं आए। हाँ चलो, 8, 7, 9 इज अ गुड स्कोर। चलो अच्छा ठीक है, अभी हम लोग अगले पे चलते हैं, अगले 10 क्वेश्चंस करते हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फुल में फुल मार्क्स लेकर के आओगे। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्टी मांग रही हूँ इसलिए आप लोग अपना गलत स्कोर बता रहे हो। चलो मैं पार्टी नहीं लूंगी, अब सच्ची सच्ची बता दो। ठीक है विशाल, कॉपी पेस्ट तुम्हारे माइंड में कर दूंगी, डोंट वरी। कह रहा है बुक छापिएगा मैम, कॉपी पेस्ट हमारे माइंड में कर दिएगा, ठीक है, ओके फाइन, डन, डील डन। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, आपने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा, और सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। तो वो सॉन्ग सुना होगा ना, छत्ती पीट पीट के जब पापा आएंगे, है ना, तन्नू घोड़ी किन्ने चढ़ा, ऐसा तो सॉन्ग सुना होगा ना आप लोगों ने। तो वो क्या कर रहा होता है, वो लेमेंट कर रहा होता है, मातम मनाना, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं। वैसे तो जब औरतें रोती हैं तो उनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं रहा, राइट। लेकिन जब बेचारा आदमी लुटता है, बर्बाद होता है ना, तो वो मौन धारण कर लेता है, ही स्टार्टेड मोर्निंग। वो लेमेंट नहीं करता, मातम नहीं मनाता, वो मौन करता है, मोर्न, सैड हो जाता है बेचारा, दुखी, ठीक है। सो अब अगर आप एक लॉस में चले गए हो तो आपके साथ कंडीशन यही है कि क्या करें क्या ना करें, या कैसे मुश्किल है, एंड यू आर स्पीचलेस एट दैट टाइम। आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि क्या करें क्या ना करें। सो नॉट नो व्हाट टू से, habituated to using difficult words, lost at the urge to speak। अब देखो loss और loss word literal meaning कभी मत लेना, that would be wrong, not aware of the language। या फिर तो आप मुझे बताएं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, कौन सा लोगे। या इन डिप्रेशन यू कैन ऑल्सो से दैट, इन डेस्पेयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इन ग्लूम भी बोल सकते हो, someone if someone is looking gloomy is sad, okay, yeah very good। so he doesn't know what to say, इसको नहीं पता कि इसको क्या कहना है, तो ये यही बोल रहा है, मुझे नहीं पता है। इसकी भी बोल रही है मेरी नेल पेंट कहाँ से आएगी, तो ये कह रहा है मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, राइट। चलो, so I hope this is quite clear to everyone guys। now let's move ahead and look for this word। we have another word at a pinch। आपको किसी ने कभी चुटकी काटी है? और ये एड भी था टाइट का जिसमें वो ये बोलता है, अरे दोस्त ये तो हमारा पुराना बुसट है, तो वो बोलता है अरे बिरजू नई नई शर्ट, तो वो बोलता है सबने काटी चुकोटी। तो जब चुकोटी कोई काटता है या पिंच करता है आपको, तो आपको दिक्कत होती है ना, परेशानी में चले जाते हो, तो आप बोलते हो फिर अरे दोस्त ये तो हमारा पुराना बुसट है, तो चुटकी वटकी मत काटो, न्यू पिंच मत करो। सो यू आर इन अ ट्रबल व्हेन पीपल आर पिंचिंग यू, यू आर इन डिसऑर्डर, यू आर एट द लास्ट मोमेंट। जब मर रहे होता है कोई इंसान तो उसको चुटकी काटी जाती है, या फिर जब नॉलेज नहीं होती तो चुटकी काटी जाती है। भाई
सुबह हो गई मामू, उठ जाओ, बताओ व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर लिख देना बेटा। अरे देखना टाइड का ऐड है, टाइड हो तो वाइट हो, देखना जाके ऐड, आज सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत बहुत पहले आता था, बड़ा मजेदार आता था। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। So you are in दिक्कत when everybody is cutting चुकोटी to you, you people are in दिक्कत, है ना, you people are in trouble। नेक्स्ट देखिए, एट आर्म्स लेंथ, आपको पता है कोविड आया, कोरोना वायरस फैला, तो मोदी जी ने साफ साफ ही ऐलान कर दिया था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इधर से भी गज, इधर से भी गज, इतनी दूरी सबसे रखनी है, राइट। सो एट आर्म्स लेंथ यानी कि आप लोगों से बहुत ज्यादा सोशल नहीं होगे, फ्रेंडली नहीं होगे, उनसे बहुत सारे डिस्कशन नहीं करोगे, बहुत सारी बातें नहीं करोगे। सो यू हैव ऑप्शंस इन योर on your screen, not to be alert on opportunity, to be lost, या फिर to be always ready to serve, या फिर to keep at a distance, किसी से दूर रहना। इसके लिए मैं एक और बता देती हूँ, अब आपको तो इसमें से चूज करना है, लेकिन मैं आपको एक और बता देती हूँ, नॉट टू गेट सोशल और फ्रेंडली इज ऑल्सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था बेटू, तो ये क्वेश्चन आपका इसी से ही आया था, फ्रेंडली रिलेशन ना रखना किसी से। वेरी गुड। सो आप क्या कर रहे हो, आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। सो मेंटेनिंग डिस्टेंस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, डक इन अ थंडरस्टॉर्म। अब आप ये सोचो आंधी तूफान भयंकर आ गया, ओ माय गॉड, और बेचारी डक सहमी सी बैठी हुई है, तो आप देख भी रहोगे इस पिक्चर को। सो व्हेन अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म, तो आपको क्या लगता है उस डक की कंडीशन क्या होगी? जब बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है तो डक का हाल क्या होता है? भाई डक का तो छोड़ दो, हमारी हालत खराब हो जाती है, तो इतनी जोर जोर से घर की खिड़कियां ऐसे बड़ 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 करके बीट कर रही होती है, और मेरी हालत तो ऐसी होती है कि मैं जब सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, और जब मुझे नींद नहीं आती तो लाइट अगर चली गई होती है गलती से, तो मैं टॉर्च ओपन करके अपने मुंह पर लगा करके बैठ जाती हूँ ऐसे करके कि मुझे डर ना लगे, राइट। तो ऐसा वाला सिचुएशन होता है। तो बेचारी इसकी हालत देखो क्या होगी, डेयरिंग होगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता ऐसे बोलेगी, कॉन्फिडेंट होगी, या फिर डेजेक्टेड फील करेगी, या फिर कंफर्टेबल होगी। आपको पता है डक बेचारी मासूम सी, सीधी सादी सी, इनोसेंट सी आपकी बोर्ड है, राइट। तो आपको भी पता है दैट शी विल नॉट बी एट अ स्टेज जिसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी। तो वो कैसा फील करेगी, उसे लगेगा नहीं मम्मा कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, लाइक दिस, राइट। सो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। नेगेटिव वर्ड आपको चूज करना है, ये याद रखिएगा, है ना। तो जल्दी से बताइए, आंसर करिए जल्दी से मुझे। बहुत दुखी होगी, बहुत निराश होगी, क्यों आया थंडरस्टॉर्म, वो पानी में भी नहीं जा पा रही है, राइट। चलो, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd। डेयरिंग एलिमिनेट कर दोगे, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, कॉन्फिडेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, कंफर्टेबल भी पॉजिटिव वर्ड है, एंड यू हैव टू लुक फॉर अ नेगेटिव वर्ड। इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, कैट्स पाव, एक और चीज बोलते हैं इसको, टिपटो, मतलब दबे पाँव आना। एक और चीज बोलते हैं सरप्शियसली, स्टीलली। कोई चीज चोरे छुपे की जाए, आपने कभी बिल्ली को देखा है, वो ऐसे ऐसे आती है, पता भी नहीं चलता है, और आएगी घर में जहां पे भी मिल्क रखा होता है पी के चली जाती है ना, बड़ी शैतान हो, बड़ी शैतान, ऐसे बोलना पड़ता है इसको। तो कैट्स पाव इज नथिंग एल्स बट टू टेल समवन दैट समवन इज डूइंग समथिंग ऑन अ वेरी स्टीलली वे, है ना। ये वो वाला है, आंखों के नीचे से काजल चुरा करके निकल जाएगी ये। अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, या फिर टू अटैक समवन, या फिर मूव एट अ फास्ट पेस। बिल्ली का पाव, टिपटो, सरप्शियसली, बताओ जल्दी से क्या होगा एवरीबॉडी। मुझको अच्छा, एक बात बताइए, बिल्ली आती है दबे पाँव, है ना,
और आ करके आपके घर का सारा दूध पी जाती है ना। तो अल्टीमेटली उसने आपके घर पे क्या किया है, अटैक। वो बात अलग है कि आपके ऊपर नहीं किया, बट किया किसके ऊपर है, मिल्क के ऊपर, है ना। सो ये बिल्लियां बहुत खतरनाक होती हैं, दबे पाव आती हैं और आपके घर का सारा दूध पी जाती हैं, है ना। तो अटैक इनका किस पे होता है, ऑन मिल्क। सो आई वुड से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू अटैक समवन। अच्छा, इसका एक और इडियम का मीनिंग हो सकता है, समथिंग विच इज डन सरप्शियसली और स्टीलदली। इसको लिख लिया करो बेटा, जब पढ़ा रही हुआ करो ना तो लिख लिया करो। अगर आपने सी आंसर किया तो अपने आप को +1 मार्क्स दे लीजिए। या सी होगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैच अ टार्टर। क्या, नहीं, नो वे, राइट। तो जल्दी से बताओ, अगर आप एक टार्टर को कैच करते हो तो क्या होता है, पायरिया के पेशेंट्स देखे हैं आप लोगों ने, उनके दांत, पायरिया क्या मतलब, मुझे लगता है आप में से भी अगर कई सारे लोग डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं करते होंगे, तो देखो ये तुम्हारे दांत है सुंदर सुंदर, और इनके ऊपर ऐसे पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा कुछ जम जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो इसी की सफाई करते हैं, इसे ही टार्टर बोलते हैं। Ew. और ये ना हाथ से नहीं निकलता, डिफिकल्ट होता है बहुत। तो आपको ये बहुत परेशान करता है, आप इससे पायरिया के पेशेंट्स हो जाते हो, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, अपना इलाज करवाना पड़ता है, राइट। सो अगर आपके दांतों में टार्टर आ गया है तो आपने एक डेंजरस पर्सन को कैच कर लिया है, आपका डिजास्टर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से सामना हो गया है, या आपका सिर्फ एक पर्सन से सामना हुआ है, या फिर आपने ट्रैप करना था एक वांटेड क्रिमिनल को। तो आप बताइए, अगर आपके दांतों में वो पीला पीला सा काई टाइप का जम गया है जिसको आपको हटाना है, लेकिन उसके लिए बिना डॉक्टर के आप कुछ नहीं कर सकते, सो आप मुझे बताइए व्हाट विल हैपन। सो आपकी सिचुएशन में कोर्स आपका सामना एक बहुत खतरनाक सिचुएशन से हो गया है, ये बहुत खतरनाक मझधार में आप फंस गए हो, प्रॉब्लम में आप फंस गए हो। अब आप अपने आप से इसे साफ भी नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ समवन एल्स। ठीक है। So I hope this is quite clear to everyone guys. The correct answer of this question is B. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लें। वेरी, ए क्यों होगा बेटा, कैच अ डेंजरस पर्सन और टू मीट विद डिजास्टर। आप एक डेंजरस पर्सन से मिलो, पर्सन का तो रेफरेंस ही नहीं दे रहे हम लोग, कैच अ टार्टर बोल रहे हैं, तो आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना किया। सो टू मीट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और टू मीट अ डिजास्टर इज नोन एज दिस। सो टार्टर इज नॉट अ पर्सन, सो यू कैन नॉट गिव द रेफरेंस टू पर्सन, है ना। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, कह रहा है कैट एंड डॉग्स लाइफ। भाई मम्मी कहती है मत लड़ा करो, कितना लड़ते हो तुम, कितना लड़ते हो, है एकदम एग्जाम्पल देती हैं, एकदम जंगलियों की तरह लड़ते रहते हो, जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ऐसे लड़ते हो तुम लोग। सो इफ यू पीपल आर लिविंग द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ विच इज रियली वेरी प्रॉपर। आप अपना सामान अपनी जगह पर नहीं रखोगे, कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, बहुत गंदी लाइफ जियो, है ना, मेस्ड अप लाइफ। तो एक मेस्ड अप लाइफ के लिए आप क्या वर्ड यूज करना चाहेंगे, टू वॉन्डर एमलेसली, कहीं पे भी भटकना एमलेस होकर के, टू बी फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग, जनरल झगड़ा करते रहना, टू लेड अ नोमैडिक लाइफ, एक नोमैडिक लाइफ जीना, जैसे जंगली लोग जिंदगी जीते हैं अपनी, या फिर टू लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में जीना। सो आप अगर कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, बहुत अजीब। नो, वो तो मैं बता रही हूँ, यू पीपल आर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग, तब आपका क्वेरल सामने आएगा। हम यहाँ पे लाइफ का रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप कैट और डॉग की लाइफ जी रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ बहुत मिजरीज से भरी हुई है, ठीक है, एंड यू आर नॉट लिविंग इट इन अ प्रॉपर मैनर, डिसऑर्डरली लाइफ जी रहे हो आप, तो क्या आप क्वेरल से इसका कनेक्शन बताओगे, नहीं। भटकना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बताओ, टू लिव इन पॉवर्टी और टू लिव अ नोमैडिक लाइफ,
जल्दी से आंसर करके बताइएगा। वेरी गुड। सो आप बोल सकते हो यहां पर कि आप एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हो, यानी कि बहुत वियर्ड, ठीक है, फुल ऑफ डिसएग्रीमेंट। अ लाइफ फुल ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, चल नेक्स्ट देखिए, जंगलियों की तरह जिंदगी जीना इज नोन एज कैट एंड डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट देखिए, एट वन विट्स एंड। आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और उसकी विट के बारे में बात कर रहे हो। वो बोलते हैं ना, आप लोग एक डायलॉग मारते हो, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन तेरे भेजे में कुछ भेजा नहीं भेजा, है ना। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेज तो दिया है, लेकिन तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे पास भेजा था, लेकिन अब मेरा भेजे में जो इंटेलिजेंस था उसका एंड पॉइंट आ चुका है, राइट। सो आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो विट है, इसको इंटेलिजेंस भी बोलते हो आप, है ना, उसका अब एंड आ चुका है। यू आर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ इट। हालांकि आप फिर से अगेन उसी सिचुएशन में चले गए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है ना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। सो आप अपने इंटेलिजेंस के एंड पे आ गए, और जब आप अपने इंटेलिजेंस के एंड पे आ जाते हो तो आप एक इनडिसिसिव लाइफ जी रहे होते हो, ठीक है, दिमाग खराब हो रखा होता है आपका। तो आप मुझे ये बताएं, आप परप्लेक्स हो जाएंगे, जिसका मतलब है कंफ्यूज्ड, डिलेमा में होना, ठीक है, या फिर आप सस्पेशन में हो, अंडर द क्लाउड हो, अंडर द क्लाउड, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हो। सो दैट इज परप्लेक्स्ड। क्लियर अप मतलब समझ में आ गया आपको। एक्सप्लेन का मतलब है आप समझा पा रहे हो। एनलाइटन का मतलब है आपको नॉलेज की प्राप्ति हुई है। सो नहीं भाई, मेरे भेजे का एंड पॉइंट पे पहुंच गया है मैं, यानी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या करने का है। यप, very nice. So the correct answer of this question is A. That means you are confused. इसके वर्ड्स लिख लो बेटा। मैं वैसे तो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में, सॉरी क्लासेस में बोलती रहती हूँ, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हो, आई बिलीव। डिलेमा, इसके लिए एक इडियम भी होता है, अंडर द क्लाउड। एक वर्ड फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, सस्पेशन में होना, ठीक है। चल आगे बढ़ते 19 पे। Can I 6 and 7? छोटे बच्चे को देखा है, उनसे आप कभी बोलोगे ये क्या लिखा है 1, तो कहेगा नहीं 2। ये क्या लिखा है तो कहेगा 3। आप बोलोगे नहीं 2 है, ये नहीं थी। तो आप बोलोगे नहीं 2 है, बोलेगा नहीं थी, राइट। तो वो हमेशा आपको ऐसे दिखाई देगा, 1 को 2 बोलते हुए, 2 को 3 बोलते हुए, 3 को 4 बोलते हुए, 4 को 5 बोलते हुए, 5 को 6, 6 को 7। तो हो भी सकता है उसे कल किसी टाइम पर 1 2 3 4 5 6 5 तक लर्न हो गया हो, लेकिन फिर वो 6 7 में कंफ्यूज होने लगे। तो 6 7 6 7, 7 को 6, 6 को 7 बोलता है वो, राइट। सो जब आप एक ऐसे मेहम में होते हो, एक ऐसे कंफ्यूजन में होते हो जिसमें आपको नहीं पता होता कि व्हाट इज करेक्ट और व्हाट शुड बी द ऑर्डर, आप पहले 7 लिखो कि 6 लिखो, या 6 लिखो या 7 लिखो। अगर एक छोटा बच्चा कंफ्यूज है कि उसे पहले 6 लिखना है कि 7 लिखना है, 1 2 3 4 5 के बाद पहले 6 आएगा कि 7 आएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि व्हाट इज द सिचुएशन इज गोइंग टू कम टू हिम, राइट। सो ही इज डिसऑर्डर्ड, अगेन ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज लॉस्ट, ही इज फाउंड, वो खो गया है या उसने पा लिया है। अगर लॉस्ट एंड फाउंड साथ में होता तो दिस कैन बी द आंसर, बट साथ में नहीं है तो नहीं होगा। या फिर बेचना, लॉस्ट एंड फाउंड साथ में नहीं है तो आंसर नहीं होगा। सोल्ड का मतलब बेचना होता है। वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, और इससे बड़ी ऑप्शन इसका यही आएगा कि दैट यू आर परप्लेक्स्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, है ना, एंड यू आर कंप्लीटली इन अ सिचुएशन दैट वेयर यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करो क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। अब जैसे आप इस अगर GIF में देखोगे तो इस डॉगी के ऊपर एक चूहा कूद रहा है बार बार, ये बेचारा कंफ्यूज हो रखा हुआ है, डिसऑर्डर हो गया है ये पूरा, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है ना, ऐसे वाला। सो 6 और 7 वहां से आया आपका। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा 20th क्वेश्चन। कैन आई एट स्टेक, मेरा बिजनेस स्टेक पे चला गया है, मेरी जिंदगी स्टेक पे चली गई है, मैं स्टेक पे चला गया हूं, मेरा सब कुछ स्टेक पे चला गया है। यानी कि यू आर एट अ पोजीशन वेयर एवरीथिंग इज नाउ, आगे कुआं पीछे खाए,
अब क्या करेगा तू भाई, है ना? तो आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब जैसे इस बच्चे की जिंदगी देखो, अगर ये कचरा उठाएगा, रैक पिकिंग करेगा, जो ये काम कर रहा है इसको रैक पिकिंग बोलते हैं बेटा। तो अगर ये कचरा उठाएगा, रैक पिकिंग करेगा, तो आपको क्या लगता है इसका भविष्य क्या होगा? अरे भाई, एक छोटे से बच्चे से अगर आप बाल मजदूरी करवाते हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा? He'll not be able to understand कि भाई आगे चल के वो क्या करेगा। तो इसकी जिंदगी, इसका बचपन स्टेक पे, रिस्क पे। So if you are saying that you are at stake, that means you are stakeholder, you are at stoppage, you are at risk to get poverty. Very good. आप रिस्क पे हो. So C would be the correct answer. Please give yourself +1 marks if it is right. अब मुझे जल्दी से बताइए आप लोग आउट ऑफ 10 आप लोगों ने अभी कितना स्कोर किया? So who's going to give me the party? Nobody? कितने कंजूस हो आप लोग, मुझे पहले ही पता था कि आप लोग कंजूस हो। या साहिब आलम फ्यूचर इज एट स्टेक, तो ये 12th की स्टोरी है आपकी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है बैड ब्लड, तेरा खून ही गंदा है, तुझे मैं क्यों लेकर के आई? कहते हैं ना खून गंदा होता है, दैट मींस इंसान ही गंदा है, कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता, तू है ही नहीं इस खानदान का, है ना? ऐसे करके बोलते हैं ना काफी लोग। तो अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हो तेरा खून ही गंदा है, दैट मींस आप उसके साथ अच्छे रिलेशंस में नहीं हो, या फिर आप उससे झगड़े में हो, या उसका दिल या ब्लड काला हो चुका है, या फिर आप किल करने वाले हो किसी को। सो इफ यू आर सेइंग दैट यू आर अ बैड ब्लड, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है वो? नॉट क्वारल। अगर आप किसी को बैड ब्लड बोल रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल हैविंग अ गुड रिलेशन विद दैट पर्सन। तो झगड़े में नहीं हो आप, लेकिन आपके उससे रिलेशन अच्छे नहीं है, राइट? सो व्हेन यू आर इन अ बैड रिलेशन विद समवन, you are calling that person a bad blood, not quarrel. Apple of discord, the root of quarrel हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है बैग एंड बैगेजेस। बैग एंड बैगेजेस, भाई हमें जाना है पिकनिक पर और उसके लिए हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी। सो बैग एंड बैगेजेस का मतलब क्या होगा? आप बहुत प्यारे हो, या आपका कोई बहुत इंटीमेट फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड, या फिर आप किसी की कमांड पे हो, या फिर आप फुल ऑफ लगेज। अब इसको समझना बेटा, पहली चीज बैग एंड बैगेज दिया गया तो उसका लिटरल मीनिंग तो आएगा नहीं, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दो, डी वाले को, ठीक है? अब बैग बैगेजेस से डियर का भी कोई रिलेशन नहीं निकल रहा, तो बैग बैगेजेस से किसका रिलेशन निकलेगा? इंटीमेट फ्रेंड का या फिर एट वंस कमांड का? अब आप ऐसे सोचो, अगर आपसे कोई कहते भाई तेरे लिए वो काम है फटाफट चले जाना, तो आपने क्या किया? आपने अपना बुरिया बिस्तरा बांधा हुआ है, आप कह रहे हो बस अभी निकलता हूँ, बस अभी, है ना? इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, डांसिंग ऑन वंस ट्यून। किसी के इशारे पर जब आप नाचते हो, ये आपके एग्जाम में आया था बेटा सीयूईटी के, ठीक है? तो आप बैग और बैगेजेस के साथ टहल रहे होते हो, यानी कि एक पर्सन की कमांड पर आप तुरंत निकलने के लिए तैयार हो जाते हो, किसी की धुन पर नाचना। तो अगर आपने सी आंसर किया है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे लो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखिए 23, बेकर्स डजन। अब आपको पता है दर्जन की अगर बात करते हो तो दर्जन में क्या होता है? 12 आते हैं पीसेस, एक दर्जन में 12 ही तो आते हैं। अगर मेरी मैथ्स कमजोर हो तो आप लोग बता सकते हो। तो बेकर्स डजन क्या होता है कि बेकर्स अपनी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देता है आपको, कहता है दिस वन इज फ्रॉम माय साइड, है ना? ताकि वो एक तरीके से वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा होता है, राइट? तो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा होता है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देता है ताकि आप बार बार उसके यहाँ से मंगवाओ प्रोडक्ट। सो बेकर्स डजन क्या होता है? उसमें 12 तो होते ही हैं, प्लस एक बेकर्स का पीस भी होता है, +1। सो अगर बेकर्स का दर्जन गिनोगे आप तो कितना हो जाएगा? 13, 12 नहीं आएगा, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अगर आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा रिच हो, रिच जैसे, राइट? सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही वाज बोर्न टू अ रिच फैमिली। सो प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इन द ड्राइविंग सीट।
अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि जो करना है वो आपको ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही संभालनी है, राइट। सो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ड्राइविंग सीट पर बैठना है, यानी कि आपको सारा मैनेजमेंट दे दिया गया, सो यू विल बी इन चार्ज और इन कंट्रोल ओनली। अगर सही है तो +1 मार्क्स देना अपने आपको। 26 देखो, बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की शेखी भगाना, टॉपिक पे ना आना, इधर उधर की बकवास करना, मुद्दे की बात ना करना, इज बीट अबाउट द बुश। सो एक्चुअली आप सारी बातें कर रहे हो लेकिन आप पॉइंट पे, मुद्दे पे नहीं बोल रहे हो। सो इट विल बी 4th। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट एंड टॉकिंग हे एंड वे, हे वे बात करना, ठीक है, कुछ भी मम्बो जम्बो टाइप्स। नेक्स्ट देखो, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, मतलब आपकी जिंदगी बहुत आरामदायक है तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अगर आपको कोई खूब धुनता है, खूब पीटता है तो आपकी बॉडी पर या तो नील पड़ जाते हैं या तो काले काले निशान पड़ जाते हैं, यानी कि आपकी खूब धुलाई, खूब पिटाई हुई है। सो यू हैव बीटन वेरी बैडली। सही हो तो +1 मार्क्स देना। मैम आपको लग रहा होगा मैम भाग रही हैं, बिकॉज देयर इज अनदर टीचर ऑल्सो जो खड़ी हुई है क्लास लेने के लिए, आपकी अनीता मैम, सबसे प्यारी मैम, ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। 28 पे आते हैं, बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो आपको पता है दिस इज अ स्टोरी जहां पर चूहे थे, तो चूहों को बिल्ली बहुत परेशान करती थी, आती थी, खा जाती थी, परेशान करती थी, छेड़ती थी। तो चूहों ने एक थॉट दिया कि अगर हम लोग बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो जैसे ही वो आएगी हमें पता चल जाएगा और हम लोग अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे, राइट। सो चूहे सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, पक्का डन, हम लोग घंटी बांधेंगे बिल्ली के गले में। लेकिन अब ये होता था कि कौन सा चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधे, है ना, यानी कि ये जो इतना खतरनाक सा प्राणी है जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इंसान जा करके पहले इनिशिएट कौन करे, राइट। सो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, बिकम एंग्री का मतलब गुस्सा होना, रन अवे का मतलब भाग जाना, या फिर एक ऐसी चीज पे काम करना जो बहुत डेंजरस है। सो भाई बिल्ली चूहों के लिए डेंजरस है क्योंकि जैसे ही चूहों के सामने वो जाएगी वो नहीं खा जाएगी। तो अब इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। 9th है आपका, कैरी कोल टू द न्यू कासल। नए नए घर में अगर आप कोयले लेकर के जा रहे हो तो भैया आपका घर गद्दा हो जाएगा, तो आप अपने कासल का ख्याल नहीं रखोगे, दिस इज रॉन्ग। आप एक ट्रेडर हो, नहीं। समथिंग सप्लाइड टू अ प्लेस वेयर इट इज ऑलरेडी प्लेंटीफुल, एक ऐसी जगह पे आप सामान भर रहे हो जिसमें ऑलरेडी सारा सामान है। अब अगर आप कुछ सामान भरोगे तो उसमें गंदगी हो जाएगी, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो टू मेस अप समथिंग, किसी चीज को बर्बाद खराब करना, या फिर किसी चीज में एक्स्ट्रा एडिशन कर देना जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो 3rd वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर सही है तो +1 मार्क्स अपने आप को दे लिएगा। 30th क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करना है। कास्टिंग पर्ल बिफोर सोइंग, यानी कि एक ऐसे, सोइंग रेफर्स टू पिग, और अगर पिग के सामने आप पर्ल्स, मोती डालोगे तो आप बताना उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो डिजर्व करता है उसको,